तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हान डाओवेन सेक्ट के एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइपल से कह रहा होता है कि तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। आखिरकार हम लोग कब तक यूं ही दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार तुम लोग उस टियानलान सेक्ट के ट्रेजर चुराने में नाकाम हो जाते हो। पिछले 10,000 सालों में हमने आज तक टियानलान सेक्ट से कुछ भी नहीं चुराया। उल्टा वहाँ जाने के बाद हम लोग अपने ही हाथ पैर तुड़वा कर वापस आ जाते हैं। तो वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर आप घबराएं मत, मैं आज रात ही वहाँ जाकर अपना पॉइजन फैला दूंगा जिससे हम लोगों को उस लड़की लिंगर से छुटकारा मिल जाएगा। तो वहीं मौजूद एक दूसरा बंदा कहता है कि बेवकूफ, तुमने ये मेथड आज से हजारों साल पहले ही यूज कर लिया है। इतने में अचानक बाहर से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे दो डिसाइपल अंदर आकर गिरते हैं। ये देखकर वो मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमसे पंगा लेने की कोशिश की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगशु, गाओलिन और लिनफेंग तीनों ही वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग टियानलान सेक्ट के ट्रेजर चुराने के बावजूद भी इतनी आराम से जिंदगी गुजारोगे। टियानलान सेक्ट का नाम सुनते ही वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट में आकर टियानलान सेक्ट का नाम ले रही हो। लगता है कि शायद तुम मेरे सेक्ट में खुद मरने के लिए आई हो। तुम लोगों को यहाँ आने से पहले ही हमारे सेक्ट के बारे में किसी से पूछ लेना चाहिए था। ये कहने के बाद अचानक से लिनफेंग सामने आ जाता है और कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। लिंगशु वहीं पे ही बैठ जाती है और लिनफेंग उन लोगों की काफी धुलाई करने के बाद उन लोगों को बांधकर घुटनों पर बिठा देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की। और फिर हम गाओलिन को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी से कुछ पॉइजनस स्नेक्स को रिलीज करती है जो कि उन लोगों को चारों तरफ से जाकर जकड़ लेते हैं। और फिर लिंगशु से कहती है कि चलो तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने आखिर टियानलान सेक्ट से क्या क्या चुराया है। ये देखकर वो सेक्ट मास्टर मजबूर हो जाता है और फिर उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, असल में हमसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे जाने दो, सारे के सारे हाउ डाउमेन के ट्रेजर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। ये सुनकर तो लिंगशु भी थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर हम गाओलिन को देखते हैं जिस एक मास्टर के हाथों में एक अंगूठी नजर आती है तो वो फौरन से उसे निकाल लेती है और अपनी पॉइजनस एनर्जी का इस्तेमाल करके उससे जैसे ही अनलॉक करती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ छुपे हुए ट्रेजर्स बाहर आ जाते हैं। उन ट्रेजर्स को देखकर वो लोग कहते हैं कि ये ट्रेजर्स तो बहुत ही कम हैं। जिस पर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि हमने पिछले कई सालों से कुछ भी नहीं चुराया, हमारे सारे के सारे ही स्पिरिचुअल ट्रेजर्स तुम्हारे सामने हैं। ये सुनकर लिंगशु कहती है कि क्या वाकई में सारे ट्रेजर्स यहीं पे हैं? जिसके बाद वो गाओलिन और लिनफेंग से कहती है कि क्या तुम लोगों को किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही? ये सुनकर लिनफेंग कहता है कि सीनियर सिस्टर आप क्या कहना चाहती हैं? ये सुनकर लिंगशु फौरन से अपनी सोट बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मुझे ट्रेजर्स की स्मेल आ रही है। ये कहकर वो एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है जिससे वो सेक्ट मास्टर बाल बाल बचता है और वो एनर्जी अटैक सीधा एक दीवार पे जा लगता है जिससे वो दीवार टूटती है और उसके अंदर मौजूद सारे ही छुपे हुए ट्रेजर्स बाहर आ जाते हैं। उन ट्रेजर्स को देखकर तो लिनफेंग कहता है कि अच्छा तो इन्होंने यहाँ पे ये सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। और लिंगशु उन लोगों से कहती है आज के बाद अगर तुम लोगों ने कभी भी टियानलान सेक्ट से कुछ भी चुराने की कोशिश तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो गाओलिन और लिनफेंग से कहती है कि सारे ही ट्रेजर्स अपने पास रख लो। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं एल्डर फेंग अपने साथ दो साथियों को लेकर माइशी हाल आता है जहाँ पे कुछ डिसाइपल्स और सेक्ट मास्टर होते हैं। वहाँ की जो सेक्ट मास्टर होती है वो एल्डर फेंग से कहती है कि तुम लोग अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा एल्डर शेन उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कभी भी हमसे आकर टकराए। उसने तो तुम्हें भी छोड़ दिया था। आज तक किसी भी इमोर्टल या डीमन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे सेक्ट में इस तरह घुस आए। ये सुनकर एल्डर फेंग उससे कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि किसी ने मुझे कहा था कि एल्डर फेंग बहुत ही स्मार्ट बंदा है। ये बात तो सच में वाकई बिल्कुल सही है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी चालाकी में किसी से पीछे नहीं हो। ये सुनकर वो पैलेस मास्टर कहती है कि हाँ मैं हूँ तो फिर क्या हुआ, तुम्हें मेरे पैलेस से दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो एल्डर फेंग से कहती है कि 10,000 साल पहले मेरे सेक्ट ने टियानलान सेक्ट पे हमला किया था और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ स्टोन्स दे रही हूँ ताकि इन स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले में तुम लोग मेरे सेक्ट पे हमला ना करो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को लेने के बाद कभी भी टियानलान सेक्ट मेरे सेक्ट की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये सुनकर एल्डर फेंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स तुम्हारे सेक्ट को बचाने के लिए काफी होंगे? चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारा सेक्ट जितना बड़ा है तुम्हें ट्रेजर भी उतना ही बड़ा देना होगा। ये सुनकर तो उस हॉल मास्टर को बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर वो एल्डर फेंग के आगे हार मान जाती है और कहती है कि
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अपने मायशी हाल को तुम्हारे लिए डेडिकेट कर रही हूँ। तुम लोग अंदर आकर अपनी पसंद से कोई भी ट्रेजर ले सकते हो। ये सुनकर एल्डर फेंग को शक होता है कि इसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। जिसके बाद अगले सीन में वो हॉल मास्टर उन लोगों को लेकर सीधा एक हॉल के अंदर आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग बिल्कुल आराम से इस हॉल में मौजूद हर एक चीज को देख सकते हो। तो एल्डर फेंग कहता है कि मैं सीधा उस अर्थ कोर पर्ल की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर वो हॉल मास्टर वहीं पे ही रुक जाती है और अपनी एनर्जी से वहाँ पे चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट करके उन लोगों को एक शील्ड के चारों तरफ बंद कर देती है। ये देखकर एल्डर फेंग उससे कहता है कि हॉल मास्टर आखिर इस सब का क्या मतलब है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि 10,000 साल पहले हम लोगों ने हेवन गेट पर हमला किया था, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स इंजर्ड हो गए थे और मेरा रियलम भी डाउनग्रेड हो गया था। और इतनी मेहनत के बावजूद जाकर हमें ये अर्थ कोर पर्ल मिला था और तुम चाहते हो कि मैं इतनी आसानी से ये अर्थ कोर पर्ल तुम्हें दे दूं। ये हो ही नहीं सकता। तुम लोग जिस फॉर्मेशन में फंसे हुए हो ये एक हाई ग्रेड के डीमन बीस्ट के हार्ट से बनी है। ये डिमोनिक हार्ट इस फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे ये डिमोनिक एनर्जी तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। चाहे तुम लोग कितने ही हाई लेवल के इमोर्टल क्यों ना हो, इस एनर्जी को कोई भी इमोर्टल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच में मैं तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, मगर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर कॉमेट उससे कहता है कि लगता है कि शायद तुम हमें ठीक से नहीं जानती। वो सारी डिमोनिक एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है कि हम पर किसी तरह की भी डिमोनिक एनर्जी का असर नहीं होता और ऊपर से हमारे पास तो वैसे ही एक डिमोनिक क्वीन भी मौजूद है। और फिर हम लोग उस क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी डिमोनिक पावर्स उसे शो करती है। ये देखकर तो वो हॉल मास्टर भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर टियानलान सेक्ट के पास एक डिमोनिक डिसाइपल कैसे है। और दूसरी तरफ वो क्वीन अपनी आइस पावर की मदद से ही उस डिमोनिक हार्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और उस धमाके से वो हॉल मास्टर भी बाहर आकर गिरती है और बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर टियानलान सेक्ट इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स को अपना डिसाइपल क्यों बना रहा है। जिसके बाद एल्डर फेंग बाहर आता है और उसके हाथ में वो अर्थ कोर पर्ल होता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उस फॉर्मेशन के नीचे इस अर्थ कोर पर्ल को छुपा कर रखा था। आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुम लोग अब अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। ये भूलो मत कि मेरे बहुत सारे सेक्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अगर तुम लोग मेरे सेक्ट पे हमला करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि बाकी सेक्ट चुप करके बैठे रहेंगे? वो लोग तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सुनकर एल्डर फेंग कहता है कि ठीक है, सबको आने दो, हम एक एक करके सबको देख लेंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक और सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सेक्ट मास्टर अपने डिसाइपल पर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम लोग फिर से नाकाम हो गए? तो वो कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, जब से उस टियानलान सेक्ट में वो डिवाइन डॉग आया है तब से लेकर अब तक हम लोगों ने टियानलान सेक्ट के नीचे जितनी भी सुरंगें बनाई हैं वो सारी की सारी वो डिवाइन डॉग पकड़ लेता है। हम लोग चाहे कितनी भी सुरंगें क्यों ना बना लें, हम लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। जिसके बाद वो मास्टर उनसे कहता है कि 10,000 साल पहले मैंने सिर्फ कुछ अपने डिमोनिक स्नेक से ही वहाँ पे बहुत बड़ी सुरंगें बनाई थी। इतने में अचानक हमें वहाँ पे लिन शुई की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस पर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो उस हॉल का दरवाजा अचानक से क्रैक होकर पूरी तरह से टूट जाता है और हम देखते हैं कि लिन शुई, एल्डर शेन और लियान तीनों ही वहाँ पे आ जाते हैं। जिसे देखकर वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि एल्डर शेन, तुम अपने साथ 2 और 7th ग्रेड के इमोर्टल क्यों लेकर आए हो? क्या ये सब लोग टियानलान सेक्ट के डिसाइपल्स हैं? तो एल्डर शेन उससे कहता है कि चलो अब वो रिवर और सी वापस करने का वक्त आ चुका है, मगर उसके अलावा तुम्हें उन मछलियों और श्रिम्प और ड्रैगन के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखकर वो सेक्ट मास्टर एल्डर शेन के आगे झुक जाता है और कहता है कि हमें माफ कर दो, हम लोग तो शैतान बन गए थे, इसीलिए हमने ऐसी गलती कर दी थी। जिसके बाद वो दिल ही दिल में कहने लगता है कि किसी तरह फिलहाल के लिए इस मुसीबत को टालने के लिए थोड़ी देर के लिए नाटक करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर टियानलान सेक्ट से इसकी भरपाई करवाऊंगा। ये सुनकर लिन शुई कहती है कि अरे जरा देखो तो सही, ये शख्स हमेशा खुद से ताकतवर बंदे को अपने सामने देखते ही उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। सच में बहुत ही शर्म की बात है, मगर चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। ये सुनकर वो बंदा बहुत खुश होता है और दिल ही दिल कहता है कि इस लड़की का दिल तो सच में बहुत ही नर्म है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं लियान को, वो वहाँ पे एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करती है जिससे टियानलान सेक्ट के छुपे हुए सारे ट्रेजर्स बाहर आ जाते हैं। और फिर लिन शुई उससे कहती है कि तुमने मेरे टियानलान सेक्ट के सारे ट्रेजर्स चुराए हैं
और अब तुम लोग मेरे उस स्काई ब्लू लैंड पे भी कब्जा करना चाहते हो, इसलिए अब तो तुम्हें अपनी जान देकर ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग शुयान को देखते हैं, वो अपने सेक्ट में मौजूद होता है और उसके साथ उसका सीनियर ब्रदर होता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि हम लोग सेक्ट में ही रुक गए। इतने में अचानक लिंगर वहाँ पे 2 स्पिरिचुअल ट्री लेकर आती है और उनसे कहती है कि मैं यहाँ पे ये 2 स्पिरिचुअल ट्री लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि ये बहुत ही खूबसूरत है, तो हमें इन दोनों को अपने टियानलान के यार्ड में प्लांट कर देना चाहिए। तो हुआंगफू कहता है कि ये तो इनेट लेवल के यिन यांग वुड ट्री हैं और जहाँ तक मुझे पता है ये दोनों ट्री सांसोयू पैलेस के ट्री हैं। तो लिंगर कहती है कि हाँ, असल में मुझे उनके साथ अपना कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता करना था, इसीलिए मैं वहाँ पे गई थी और मुझे वहाँ पे ये दोनों दरख्त बहुत ही अच्छे लगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें भी अपने साथ ले आऊँ। ये सुनकर हुआंगफू को काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि फेरीलैंड का नंबर 1 सेक्ट एक अकेली लड़की ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो शुयान कहता है कि असल में ये सब कुछ मास्टर ने किया है। मास्टर ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ी हैं और क्योंकि तुम मास्टर के ही डिसाइपल हो तो तुम्हें मेरे साथ मास्टर की कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। जिसके बाद वो उससे कहता है कि चलो मुझे कुछ फेरी वर्ल्ड के बारे में और बताओ। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सांसोयू सेक्ट के जूलिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि आखिर हमारे 66 डिसाइपल्स के होने के बावजूद भी वो शख्स हमारे सेक्ट में घुस कैसे आया? क्या हम लोगों के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा कि हम लोग अपने सेक्ट में मौजूद ट्रेजर्स को चोरी होने से बचा सकें? मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे के सारे चोर उस टियानलान सेक्ट के लोग होंगे, इसलिए मेरा ख्याल तो यही है कि हमें फौरन से टियानलान सेक्ट पे हमला करके उनके साथ अपना हिसाब किताब चुकता कर देना चाहिए। मगर वहीं पे बैठा हुआ एक और मास्टर उससे कहता है कि अगर शुयान को पता चल गया तो वो हमारे पूरे सेक्ट को अकेला ही डिस्ट्रॉय कर देगा। शायद तुम नहीं जानते कि टियानलान सेक्ट में जितने भी इमोर्टल्स हैं वो सब के सब 5th ग्रेड से ऊपर के हैं, इसलिए वहां जाना मौत को दावत देना है। ये सुनकर वो पहले वाला मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम बस एक मेडिसिन हॉल के मास्टर हो। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास वो फ्री विल ऑर्डर है या फिर टोंग बाओ टोकन्स हैं तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर तुम खुद को प्रूव नहीं कर सकते कि तुम्हारा स्टेटस मुझसे ज्यादा हाई है तो फिर याद रखना कि तुमने जो कुछ कहा है उसके लिए तुम्हें भरपाई करनी पड़ सकती है। मगर वहीं बैठा एक और मास्टर कहता है कि चीफ बिल्कुल शांत हो जाएं, हमें मास्टर का इंतजार कर लेना चाहिए। और वहीं पे बैठा हुआ उनका एक और सीनियर मास्टर कहता है कि हमारे सांसोयू पैलेस के अंदर बस अभी 12 पैरा ट्यूसी बची हैं और अगर हम लोग इस तरह किसी के साथ भी लड़ने चले जाएंगे तो फिर हमारे दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। वो लोग हमारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे और हो सकता है कि हमारी गैर मौजूदगी में वो लोग हमारे सेक्ट पे हमला कर दें, इसलिए आपको थोड़ा सा शांत होना चाहिए। ये सुनकर वो चीफ शांत होकर बैठ जाता है और कहता है कि अभी तक मास्टर के आने की कोई भी खबर नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें? तो वो लीडर उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, अभी मास्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर फिर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सेक्ट पे आकर हमला करे। बस फिलहाल हम लोगों ने ये करना है कि हमें अपने सेक्ट की हिफाजत करनी है। जब तक मास्टर वापस नहीं आ जाते तब तक हम लोग किसी पे भी हमला करने का सोच भी नहीं सकते। और अगले सीन में हम लोग शुयान को देखते हैं जो कि से गुजर रहा होता है और वो छोटा डीमन शुयान से कहता है कि अपर रियलम तो बिल्कुल लोअर रियलम के जैसा ही दिखता है, तो फिर हम लोग आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तो शुयान कहता है कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो वो छोटा डीमन कहता है कि आपका मास्टर अभी तक आपसे मिलने भी नहीं आया, मुझे तो लगता है कि शायद वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इतने में अचानक उन्हें किसी और एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है कि हम लोग तभी मिल सकते हैं जब हमारा मिलना किस्मत में लिखा हो। तो शुयान साइड में देखता है तो वहाँ पे एक एल्डर बैठा होता है जो कि शुयान से कहता है कि क्या तुम्हें वो हेक्साग्राम चाहिए? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक और जगह आ जाते हैं जहाँ पे एल्डर शुयान को एक स्टूल पर बैठने के लिए कहता है। तो शुयान अपनी एनर्जी से उस स्टूल को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर वहां पे अपनी वो बड़ी कुर्सी लगा देता है। ये देखकर उस एल्डर के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि इस लड़के ने मेरा एटीट्यूड 3 सेकंड में ही खत्म कर दिया और इसकी कुर्सी तो देखो, काश के इस तरह की एक कुर्सी मेरे पास भी होती। और फिर वो शुयान से कहता है कि मैं तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूँ जिससे
तुम्हारा इतना फायदा होगा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अब से हर चीज मैं अपने तरीके से ही करूंगा, चाहे तुम सेटिस्फाई हो या फिर ना हो। मैं तुम्हें तब तक मनाने की कोशिश करूंगा जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। तो शुयान कहता है कि तुम्हारे वो 12 हाल तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिस पर वो एल्डर कहता है कि लगता है कि तुम्हें पहले से ही बहुत सारी बातों का पता चल चुका है। जिस पर शुयान कहता है कि तुम मेरे सामने कोई भी चालाकी करने की गलती भी मत करना। ये सुनकर वो एल्डर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और फिर अचानक से वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत जल्दी बहुत कुछ पता चल जाता है, सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। तो शुयान कहता है कि तुम्हारी इमोर्टल रूट्स को मेरे मास्टर ने बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मगर इस गलती के लिए तुम्हारा मास्टर अगर मुझसे माफी मांग लेता है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कहकर वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के सारे ही बैम्बू ट्रीज को काट देती है। मगर शुयान ये देखकर कहता है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे मास्टर को भी कहा था कि तुम्हें डराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चलो हम लोग एक डील करते हैं। वो उसे अपना विल फ्री ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि अगर मैं हार गया तो ये ऑर्डर तुम्हारा होगा। उस जेड ऑर्डर को देखकर वो छोटा डीमन कहता है कि ये तो वो यू फ्री विल ऑर्डर है, जिसके पास भी ये होता है वो पूरे के पूरे वो यू हाल को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो एल्डर शुयान को बताता है कि मेरे फ्री विल स्किल्स को तो तुम्हारे मास्टर ने बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब सिर्फ उन 12 हाल्स का लीडर ही अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है और मुझे देखकर तो ये कोई कह भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे मास्टर का कोई दुश्मन होऊंगा। ये सुनकर वो छोटा डीमन कहता है कि फ्री ऑर्डर मास्टर को क्यों दे रहे हो? जिस पर वो एल्डर कहता है कि बेवकूफ तुम कुछ भी नहीं जानते। शुयान का मास्टर और मैं हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं और हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बस हमारे बीच थोड़ी सी गलतफहमियां पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। जिसके बाद तुम्हारे मास्टर ने अपने एक ही अटैक के साथ मेरी पूरी कल्टीवेशन रूट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर वो सब कुछ भूल जाओ, मैं अपनी हार मान चुका हूँ। ये सुनकर शुयान उससे कहता है कि तुम्हारी इमोर्टल रूट्स डैमेज हुई हैं, मगर तुम्हारी फाउंडेशन वो अभी भी बिल्कुल सही है, जिसका मतलब ये है कि तुम दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन शुयान से कहता है कि लगता है कि शायद तुमने वो सुना ही नहीं जो मैंने कहा है। लगता है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो लोग जो कि कल्टीवेशन के हाई लेवल में पहुंच जाते हैं वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो शुयान उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हें ठीक करने का एक रास्ता है। ये सुनते ही वो एल्डर फौरन से उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को ज्यादा माइंड नहीं करते। तो शुयान अपनी फिंगर से किसी एनर्जी क्रिएट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक बुक आ जाती है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है और उसे उठाकर पढ़ना शुरू करता है। तो उसे पता चलता है कि उस बुक के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं जिससे कोई भी बंदा कल्टीवेशन को दोबारा से रीबिल्ड कर सकता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि ये बुक न सिर्फ मुझे कल्टीवेशन करने में हेल्प करेगी, बल्कि इससे तो मैं दोबारा से ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। आखिर इस तरह की सीक्रेट बुक तुम्हारे पास कैसे आ गई? तो शुयान उससे कहता है कि मैं जब भी कभी बोर होता हूँ तो मैं इस तरह की 1-2 किताबें लिख देता हूँ। ये सुनकर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम बोर होते हो तो ये किताबें लिखते हो? ये सुनकर वो हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं तुमसे कन्विंस हो गया हूँ। तुम्हारे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सकते हो, और सच में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज भी दिया है और वो मैसेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम इस फेरीलैंड में घूमो, एंजॉय करो। जब मुझे तुम्हारे लिए कोई बहुत ही अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने के लिए वहां जरूर लेकर जाऊंगा। अपने मास्टर को सामने देखते ही शुयान गुस्से में आकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे आसमान से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग गिरती है और वहां मौजूद सारे ही बैम्बू ट्रीज में आग लगा देती है। शुयान को गुस्से में देखकर वो एल्डर कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, वो तुम्हें सच में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और दूसरी तरफ वो छोटा डीमन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? वो एल्डर अपने सिर पे हाथ रखता है तो उसके सिर पे बाल ही नहीं होते, जिस पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागता हुआ वहां से निकल जाता है। और जाते जाते शुयान से कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ और चीजें भी वहां पे रख दी हैं, जिससे तुम सीक्रेट रियलम में भी जा सकते हो। तो शुयान वहां पे देखता है तो वहां पे 3 अलग कॉइन्स पड़े होते हैं, जिसके बाद वो एक चुटकी बजाता है और एल्डर शेन और एल्डर फेंग दोनों वहां पे आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद वो शुयान को देखते हैं तो वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और शुयान उनसे
कहता है कि हम लोग जूलिंग टाउन हॉल जा रहे हैं। कहते ही वो लोग फौरन से वहां से गायब हो जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिंग हॉल का मास्टर उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों को हमारे ट्रेजर्स चाहिए तो ले जाओ, हम अपना कोई भी ट्रेजर तुम्हें दे सकते हैं मगर हम तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये कहने के बाद शुयान वो 3 कॉइन्स बाहर निकालता है जिन्हें देखकर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो टाइशेन टोंगबाओ के हैं। लगता है कि वो शुयान से मिल चुका है और शुयान जैसे ही वहां पे उन कॉइन्स के जरिए एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है तो वो सेक्ट लीडर कहता है लगता है कि शायद टाइशेंग ने इनको सब कुछ बता दिया है। ये कहने के बाद शुयान वहां से गायब होकर सीक्रेट रियलम के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट रियलम में शुयान अपने एल्डर्स को लेकर वहां पहुंच जाता है। उस जगह को देखकर वो छोटा डीमन बहुत खुश होता है और कहता है कि ये जगह तो बहुत ही जबरदस्त है। और एल्डर शेन खुश होते हुए कहता है कि फाइनली जितने भी ट्रेजर्स हमारे हैं वो आज सब हमें मिल जाएंगे। पता नहीं यहाँ पे कितने सेक्ट हैं और उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो एल्डर शेन कहता है कि हम लोग उन सब का ही सफाया कर देंगे, हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकेगा। हमारे साथ एल्डर शुयान है जिनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। जिस पर एल्डर फेंग उसे कहता है कि तुमने इतना टाइम मुझे फॉलो किया और आज तक तुम ये नहीं समझ पाए कि टीचर्स के नजरिए से किसी चीज को किस तरह देखा जाता है। और दूसरी तरफ शुयान आसपास की जितनी भी नेचुरल हर्ब्स होती हैं उन सबको अपनी एनर्जी से ऊपर उठा लेता है और वहाँ मौजूद एल्डर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स होती हैं। और शुयान की नजर एक व्हाइट फ्लावर पे पड़ती है तो वो उसे भी खींचकर अपनी तरफ ले आता है और हम देखते हैं कि शुयान के हाथ में आते ही उस फ्लावर से बहुत ही तेजी से रोशनी निकलती है जिसकी वजह से वो छोटा डीमन अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो अपनी आंख खोल के देखता है तो वो फ्लावर एक टॉप क्वालिटी का फ्लावर बन जाता है। इस स्पिरिचुअल फ्लावर की एनर्जी तो सच में बहुत ही कमाल की है। ये कहने के बाद शुयान एक पहाड़ के किनारे पर आ पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसके सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आसमान में बहुत गहरे बादल हैं और नीचे बहुत ज्यादा धुंध है। तो वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन बादलों को बीच में से काटकर अलग कर देता है जिससे आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और नीचे धुंध भी खत्म हो जाती है। और शुयान उन दोनों एल्डर्स से कहता है कि यहाँ से आगे मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ से पीछे चले जाते हैं और फिर हम अगले सीन में कुछ डिसाइपल्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। वहाँ पे 2 सेक्ट के अलग अलग डिसाइपल्स होते हैं और एक सेक्ट के लोग दूसरे सेक्ट के लोगों से कहते हैं कि आज तुम्हारे सेक्ट लीडर ने 10,000 सोल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमारे सेक्ट लीडर से लड़ने की कोशिश की है जो कि ऑलरेडी 64th लेवल में है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम्हारे गुयुन सेक्ट में इतनी काबिलियत है भी या नहीं कि वो हमारे खिलाफ सरवाइव कर सके। ये कहकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं जिसके बाद तो गुयुन सेक्ट के डिसाइपल्स कहते हैं कि बिल्कुल तुमने सही कहा है, तुम्हारा एल्डर आज नहीं बच पाएगा। ये सुनकर दूसरे डिसाइपल कहते हैं कि चलो अब इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से गायब होकर एक डिसाइपल के पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन उड़ा देता है और वापस ऊपर आ जाता है। ये देखकर गोयुन सेक्ट का डिसाइपल कहता है कि तुम लोग बहुत ही बेशर्म इंसान हो। हमारे सेक्ट का लीडर एक यंग और पावरफुल लीडर है, तुम लोगों ने उसकी ताकत को पहचानने में गलती कर दी है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसके चारों तरफ हमें ग्रीन डोमेन दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ गुइशी सेक्ट के डिसाइपल्स कहते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारा सेक्ट भी गुइशी सेक्ट कहलाएगा, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि शुयान भी वहाँ पे आ पहुँचता है और वो उन लोगों को लड़ता हुआ देख रहा था। वो उस ग्रीन फॉर्मेशन को देखकर कहता है कि ये 10,000 स्पिरिट फॉर्मेशन सच में बहुत ही अच्छी है। और दूसरी तरफ गुइशी सेक्ट के डिसाइपल्स एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और उससे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करते हैं और स्वॉर्ड से सीधा उस डोमेन पे जैसे ही अटैक करते हैं तो वो डोमेन पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो डिसाइपल भी वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद गुइशी सेक्ट के डिसाइपल्स वहाँ पे शुयान को देखते हैं तो वो कहते हैं कि लो एक और बेवकूफ मरने के लिए आया है। ये कहने के बाद 2 डिसाइपल्स तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाते हैं तो शुयान एक चुटकी बजाता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और 2 डिसाइपल्स का खेल वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर उनका सीनियर हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है। ये कहकर वो अपने घुटनों पर बैठकर शुयान से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी जान बख्श दो। ये सुनकर वो छोटा डीमन कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है
क्योंकि आज सुबह सुबह ही तुम्हारे सेक्ट मास्टर को तुम्हें वो हेक्साग्राम दे देना चाहिए था ताकि हम तुम्हें ना मारें। चलो अब शराफत से मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर ये वांडलिंग एरे क्या है? तो वो वॉरियर बताता है कि असल में ये टेक्निक हमारे मास्टर की एक सबसे खतरनाक टेक्निक है और हमारा मास्टर इस रेन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वॉरियर है। और ऐसा कहा जाता है कि मास्टर ने रेन वर्ल्ड के सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स को मिलाकर एक ऐसा इंग्रेडिएंट तैयार किया था कि जिसे खाने के बाद कोई भी बंदा इमोर्टैलिटी को हासिल कर सकता है और उसके बाद वो किसी तरह के भी पावर्स को अचीव कर सकता है। ये सुनकर शुयान कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी तरफ हमें एक सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि कल्टिवेशन करते हुए फेल हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पीछे मुड़कर अपनी एक डिसाइपल से कहता है कि इसे कंटिन्यू करो। तो पीछे खड़ी हुई एक लड़की कहती है कि मास्टर आप ऑलरेडी 64th लेवल में हैं, जो कि पहले ही बहुत ही खतरनाक लेवल है। हमारे इस रेन वर्ल्ड में आज तक कोई भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया है। ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए प्लीज आप इसके बारे में एक मर्तबा फिर से सोच लीजिए। तो वो एल्डर कहता है कि मेरी ट्रैबुलेशन शुरू होने वाली है, पता नहीं मैं उससे बच पाऊंगा या नहीं, इसलिए अब ज्यादा बातें मत करो और ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करो। ये सुनकर वो लड़की दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके 10,000 स्पिरिट एरे बनाती है और वो एल्डर कहता है कि हम लोग कभी भी हेवन के लिए और ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ये कहकर वो अपने 65th लेवल को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और अचानक वो देखता है कि उसे उसका मास्टर नजर आ रहा होता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर शुयान से कह रहा होता है कि तुम लोग अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वापस अपने सेक्ट लेकर जा सकता हूँ जहाँ पे मेरा मास्टर मौजूद है। इतने में शुयान को वहाँ से कोई एनर्जी फील होने लगती है और हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर 65th लेवल को अचीव करने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और वो एल्डर अचानक गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक छत के ऊपर बैठी हुई होती है। वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। इतने में अचानक उसे किसी चीज की खुशबू आती है, तो वो उसे स्मेल करती है। वो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो अपने आसपास देखती है कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। जिसके बाद उसे वहाँ पे शुयान और वो छोटा डीमन नजर आते हैं। उस डीमन के हाथ में एक छोटा सा फ्लावर होता है जिससे वो खुशबू निकल रही थी। उसे देखते ही वो लड़की फौरन से नीचे आ जाती है और उससे वो फ्लावर लेने की कोशिश करती है, जिस पर वो डीमन उसे नहीं देता। और वो लड़की कहती है कि व्हाइट लोटस तुम्हारे पास कैसे आया? ये एक टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल फ्लावर है, तुम्हें ये कहाँ से मिला है? तो वो छोटा डीमन शुयान की तरफ इशारा करता है, तो वो लड़की शुयान की तरफ देखती है और शुयान उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स के बारे में काफी नॉलेज है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को उगाया भी है और मेरे सामने किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर मैं कहूँ कि ये सेकंड है, कोई भी उसे फर्स्ट नहीं कह सकता। और फ्लावर को देखते हुए वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद एक फ्लावर से हम लोग कई दिन के लिए एक स्पेशल टी बना सकते हैं। ये सुनकर वो छोटा डीमन कहता है कि मास्टर ये तो स्पिरिचुअल फ्लावर से चाय बना सकती है। और वो लड़की कहती है कि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे तिलिस्मान है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहकर वो शुयान को ले जाती है और दूर खड़ा हुआ एल्डर शेन कहता है कि आखिर इस लड़की के पास ऐसा क्या है कि उसने एल्डर शुयान को मजबूर कर दिया है कि वो उसके साथ जा रहे हैं। इतने में एल्डर फेंग उससे आकर कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि एल्डर शुयान उसके साथ क्यों जा रहे हैं? तो तुम्हें उसके लिए मुझे मास्टर कहना होगा। ये सुनकर एल्डर शेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने आसपास देखता है कि मास्टर तो कहीं भी नहीं है, तो उसमें एल्डर फेंग को मास्टर कहने में कोई हर्ज नहीं। ये कहने के बाद वो एल्डर शेन के पास जाकर उसे मास्टर बोलता है, जिसके बाद एल्डर फेंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि मास्टर शुयान क्या सोच रहे हैं? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर एल्डर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। ये कहने के साथ ही तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान जैसे ही एक टाउन में आता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि उस छोटे डीमन के हाथ में उस व्हाइट फ्लावर को देखकर उसके पास आ जाती है और वो शुयान को बताती है कि उसके गार्डन में बहुत सारे इस तरह के स्पिरिचुअल फ्लावर्स हैं
और उनसे वो बहुत ही मजे मजे की चाय भी बना सकती है। ये कहने के बाद वो शुयान को अपने साथ ले जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि शुयान उसके साथ उसके गार्डन में आ जाता है, जहाँ वो अपनी एनर्जी से वहाँ के सारे ही फ्लावर्स को हवा में ऊपर उठा लेता है और उन्हें सही से अरेंज करना शुरू करता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैं ये कोई ख्वाब देख रही हूँ? ये तो इन स्पिरिचुअल फ्लावर्स को सही से अरेंज कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि जिन यांग पावर और 5 एलिमेंट रूल से निकल सके। ये सारी स्पिरिचुअल ग्रास और ये सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स 5 अलग अलग एट्रीब्यूट्स में डिवाइडेड है, जिनमें वाटर, फायर, वुड, अर्थ और मेटल शामिल हैं। ये कहने के बाद शुयान उन सारे ही फ्लावर्स को सही से एक जगह अरेंज करके वापस प्लांट कर देता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि इन सारे ही फ्लावर्स को एक सही पोजीशन में प्लांट करने से ये और भी तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं और जिन यांग पावर को भी सही से अचीव कर सकते हैं। ये कहने के बाद शुयान फिर से अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिस पर वो लड़की खुद भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके गार्डन में जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सारे के सारे ही अपग्रेड हो जाते हैं और लो लेवल फ्लावर से अब वो टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की कहती है कि मास्टर, आज से मैं आपकी ही डिसाइपल हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वो लड़की फौरन से शुयान को अपना टीचर बना लेती है, जिस पर वो छोटा डीमन कहता है, सुनो लड़की, तुम एंसेस्टर को मास्टर नहीं कह सकती, आज से तुम्हें उन्हें एंसेस्टर कहना होगा। और शुयान उसे घूर घूर कर देख रहा था, जिस पर ऐसा लग रहा था कि जैसे शुयान को उस पर शक हो रहा हो। और शुयान एक फ्लावर को जमीन से उखाड़कर अपने पास ले आता है और कहता है कि तुम्हारे ये फ्लावर्स इतने बुरे भी नहीं हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये सबसे बेस्ट फ्लावर्स हैं, इस पूरे गार्डन में इसके इमेज का कोई भी फ्लावर नहीं है। अगर हम लोग इस फ्लावर को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो इससे एक बहुत ही जबरदस्त चाय बन सकती है, और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए एक कप चाय बनाना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो शुयान को अपने घर में ले आती है और शुयान को उस स्पिरिचुअल फ्लावर की बनी हुई चाय पिलाती है, जो कि शुयान को काफी पसंद आती है। जिस पर वो छोटा डीमन कहता है कि सच में तुमने तो एंसेस्टर का दिल जीत लिया, उन्हें तुम्हारी चाय बहुत पसंद आई है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ, चाय पसंद क्यों नहीं आएगी, ये सबसे बेस्ट चाय है। इसे शेन जेन शियाओ कहते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मगर जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो इसे पीने का मजा ही कुछ और होता है। यही वजह है कि मैं कभी भी अपनी सिस्टर को ये स्पिरिचुअल ग्रास नहीं देती, और अगर एंसेस्टर को ये चाय पसंद है तो मैं आज से उनके लिए हर रोज इस तरह की चाय बनाया करूंगी। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग एल्डर फेंग को देखते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे एल्डर शेन भी आ पहुँचता है, जिसके बाद एल्डर फेंग कहता है कि एंसेस्टर हमेशा ऐसे बेवकूफ लोगों पर बहुत ज्यादा मेहरबान होता है। तो वहाँ पे एल्डर शेन कहता है, ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा लकी है। तो एल्डर फेंग एल्डर शेन से कहता है कि काश के तुम भी इसकी तरह लकी होते। ये सुनकर एल्डर शेन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल नहीं हूँ, इसलिए मुझे सीनियर ब्रदर कहकर पुकारा करो। तो एल्डर फेंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कह सकता, तुम मुझे मास्टर क्यों नहीं कहते। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लड़की शुयान के पैर दबा रही होती है और कहती है कि मास्टर, मैं आपके लिए इस तरह की और भी बहुत सारी चाय बना सकती हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की चाय बना सकती हूँ। ये कहने की देर थी कि शुयान अपनी फिंगर से एनर्जी रिलीज करता है, जो कि सीधा उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिस पर शुयान को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और दूसरी तरफ वो लड़की शुयान से कह रही होती है कि मेरे मसाज के बाद आपको बहुत ही अच्छा सा फील होने लगेगा, मगर इतने में उसे किसी और लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि उस लड़की से कहती है कि सिस्टर, मैं आ गई हूँ, मुझे वो एलेक्सियर चाहिए। ये सुनकर वो छोटी लड़की भागते हुए अपनी एल्डर सिस्टर के पास आ जाती है और उससे कहती है कि सिस्टर आप आ गई, चलिए आइए मैं आपको अपने एंड सिस्टर से मिलाती हूँ। ये कहकर वो पीछे मुड़ती है तो पीछे शुयान नहीं होता, जिस पर वो खुद भी चौंक जाती है कि मास्टर कहाँ चला गया। जिस पर उसकी सीनियर सिस्टर यूनुस से कहती है कि यान, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे वो एलेक्सियर्स जल्द से जल्द चाहिए, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ फ्री बैठकर चाय पी रही हो। मुझे उन एलेक्सियर्स के बारे में बताओ जिनके बारे में मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने वो बना लिए हैं? और दूसरी तरफ हम शुयान को देखते हैं, जो कि एक जगह छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है, और हम देखते हैं कि यान अपनी सीनियर सिस्टर को कुछ एलेक्सियर्स बोटल्स दिखाती है और कहती है कि ये वो एलेक्सियर्स हैं जो कि मैं आपके लिए हर रोज बनाया करती हूँ। उन बोटल्स को देखकर उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि ये तो शुयान डान नोरिशिंग पिल है, पर मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे हीलिंग एलेक्सियर्स चाहिए। मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे उस एलेक्सियर को बनाने के लिए, और तुम इतनी देर तक सिर्फ टाइम वेस्ट करती रही हो। क्या तुम उस नगाटो
इमोर्टल को नहीं जानती, उसकी वजह से हमारा गुयून इमोर्टल सेक्ट पहले ही खतरे में है। ये सुनकर यान उससे कहती है कि आखिर वो लोग इतने दरिंदे कैसे हो सकते हैं? आप लोगों ने जोंग को भी तो बहुत सारे पैसे दिए थे, मगर वो तो उन एलेक्सियर्स को बनाने में फेल हो गया था। तो अब आप क्या करेंगी? क्या आप दोबारा से उस 5th स्ट्रीट में जाएंगी? ये सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर उससे कहती है कि यान, क्या तुम्हें मालूम भी है कि वो जगह कितनी खतरनाक है? वहाँ बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सुनकर यान कहती है कि वहाँ पे भले ही बहुत सारे बीस्ट हैं, मगर उसके अलावा वहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रास और बहुत सारे पूल्स भी हैं। ये सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि यान, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम शायद जानती भी नहीं होगी कि ज़ियुन सेक्ट के मास्टर ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। वो लोग समझते हैं कि मैंने उनके डिसाइपल्स को मारा है और उसके लिए वो लोग बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करने वाले हैं। और ऊपर से सोल रिफाइनिंग गेट ने भी एक धमकी दी है कि अगर हम लोगों ने उन्हें ज़िशियन टाउन की सारी प्रॉपर्टीज न दी तो शायद वो लोग हमारे सेक्ट को ही बर्बाद कर देंगे। शुयान ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो उस लड़की की तरफ देखता है तो उस लड़की की पीठ से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और उसके साथ कुछ रूट्स भी होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर सिस्टर शुयान की बनी हुई चाय को उठाकर पी लेती है, जिस पर वो छोटा डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई एंसेस्टर की चाय पीने की। और वो सीनियर सिस्टर कहती है कि चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, पर मैं अपने गुयून सेक्ट की हर हाल में हिफाजत करूंगी। और वो अपने जूनियर सिस्टर से कहती है कि मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत मेरा साथ देगी या नहीं, मगर क्योंकि हम लोग गुयून सेक्ट के डिसाइपल्स हैं तो हमें अपने गुयून सेक्ट को डिफेंड करना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसकी सिस्टर कहती है कि सीनियर सिस्टर, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिसके बाद अगले सीन में हमें शुयान को दिखाया जाता है। वो दोनों ही एल्डर से कह रहा होता है कि मुझे ज़ियुन सेक्ट और सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एल्डर्स चाहिए। तो एल्डर शेन कहता है कि उन्होंने आपकी चाय बर्बाद की है, हम उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर एल्डर फेंग कहता है कि एल्डर शेन, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बजाय हम लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने सेक्ट में शामिल कर देते हैं और अपना कोई टीचर उनके सेक्ट को गिफ्ट के तौर पर दे देंगे। चलो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये कहकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो एल्डर शेन वहाँ से जा चुका होता है, जिस पर एल्डर फेंग कहता है कि ये तो हर वक्त शुयान के आगे खुद को मुझसे बेहतर साबित करने में लगा रहता है। ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि ज़ियुन सेक्ट का लीडर होता है। उसके आगे कुछ डिसाइपल घुटनों के बल झुके हुए होते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर, हम आपके लिए वो एलेक्सियर लाने में नाकाम हो गए हैं, क्योंकि गुयून सेक्ट का लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गुयून सेक्ट हमारे ज़ियुन सेक्ट से नहीं डरता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर अपना एक कंपास बाहर निकालता है, जिसे वो थोड़ा सा हिलाता है तो वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कंपास उस एल्डर को बहुत ही अजीब से इंडिकेशन दे रहा होता है, जिस पर उस एल्डर को लगा कि शायद ये खराब हो चुका है, तो वो उसे फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में एल्डर फेंग वहाँ पे पहुँच जाता है और उस एल्डर से कहता है कि तुम्हें हमारे एंसेस्टर ने बुलाया है। ये सुनते ही वो एल्डर पीछे पलट कर देखता है तो वो एल्डर फेंग से कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। ये कहने की देर थी कि एल्डर फेंग उस पर एक लाइटनिंग अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो एल्डर काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स भी हैरान रह जाते हैं और फिर एल्डर फेंग एक और लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वो एल्डर और भी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड होता है और वो कहता है कि मेरी जान बख्श दो, तुम्हें मेरा सेक्ट चाहिए तो मैं अपना सेक्ट तुम्हें दे दूंगा। तो एल्डर फेंग कहता है कि मुझे तुम्हारा सेक्ट नहीं चाहिए, बल्कि मेरे एंसेस्टर को चाहिए। और दूसरी तरफ सोल रिफाइनिंग गेट का एंसेस्टर ज़िशियन टाउन की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और हर जगह अपने कुछ पेपर्स लगा रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि फाइनली ज़िशियन टाउन अब मेरा हुआ। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इतने में एल्डर शेन वहाँ पे आ पहुँचता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा पूरा सोल रिफाइनिंग गेट छान मारा है, मगर मुझे तुम वहाँ नहीं मिले थे और जरा देखो तुम यहाँ पे फिर रहे हो। ये कहने के बाद वो सेक्ट लीडर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एल्डर शेन उसे एक जोर से थप्पड़ दे मारता है, जिससे वो वहाँ से नीचे जा गिरता है और उसकी सांस फूल जाती है और वो उठकर हकलाते हुए एल्डर शेन से कहता है कि कौन हो तुम। ये कहने के बाद एल्डर शेन उसे एक और जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो गोल गोल घूमते हुए जोर से जमीन पे जा गिरता है और फिर उस सेक्ट लीडर से कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से उस एल्डर लुओ फेंग ने मेरी जगह ले ली तो मैं मास्टर शुयान के सामने तुम्हें जान से मारूंगा।
ये सुनकर वो सेक्ट लीडर कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं और तुम किसकी बात कर रहे हो। ये कहने के बाद एल्डर शेन गुस्से में आता है और एक पावरफुल पाल्म अटैक उसके फेस पे दे मारता है, जिससे वो सीधा आसमान की सैर को चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सारे ही एल्डर्स शुयान के पास पहुंच जाते हैं और एल्डर फेंग कहता है कि तुम मुझसे थोड़ा सा लेट आए हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर एल्डर शेन कहता है कि मैंने इन सारे ही सेक्ट लीडर्स की प्रॉपर्टी एल्डर शुयान के लिए कलेक्ट कर ली है। और दूसरी तरफ हम लोग शुयान को देखते हैं, वो उन लोगों को घूर कर देख रहा होता है। उनकी बॉडी से भी सेम वही एनर्जी निकल रही होती है जो कि उस लड़की की बॉडी से निकल रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 3 सेक्ट कंपटीशन शुरू हो चुका है, जिसमें गुयुन सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर अब इस दुनिया से जा चुके हैं, अब हमें नहीं लगता कि हम लोग बाकी 2 सेक्ट का मुकाबला कर सकते हैं। मगर वहीं पे हमें युन को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट को लीड कर रही होती है और वो अपने डिसाइपल से कहती है कि ये टाइम कंपटीशन करने का है, हार मानने का नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग ये चैंपियनशिप जीत जाएं। इतने में हमें वहां पे एक होली मैसेंजर को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आते ही तीनों सेक्ट के लीडर से कहता है कि चलो कंपटीशन शुरू करो। मगर इतने में अचानक जियुन सेक्ट के डिसाइपल्स कहते हैं कि जरा 1 मिनट सब्र कर जाएं क्योंकि हमारे एंसेस्टर अभी यहाँ पे नहीं आए। ये सुनकर वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग अपने सेक्ट के मास्टर्स नहीं हो। ये कहने की ही देर थी कि अचानक आसमान से एक पावरफुल लाइट नीचे आती है, जिसके बाद हमें वहां पे एल्डर शेन और लुओ फेंग दोनों को दिखाया जाता है। उनके आते ही वो होली मैसेंजर उनसे कहता है कि चलो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं तो अब ये कंपटीशन शुरू किया जाए। मगर इस मर्तबा हम लोग क्लान कंपटीशन के रूल्स को चेंज कर रहे हैं। इस मर्तबा तीनों क्लान्स के मास्टर एक साथ ही स्टेज पर आएंगे और तीनों एक साथ लड़ेंगे, जिसके बाद जो भी मास्टर जिंदा बच जाएगा वही विनर होगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सिर्फ एक मास्टर ही जिंदा बचेगा, यानी कि ये कंपटीशन तो सिर्फ एक दूसरे को मारने का कंपटीशन है। जिस पर गुयुन सेक्ट के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि वहां पे जो 2 एल्डर्स खड़े हुए हैं हम लोग उनका कल्टीवेशन लेवल भी नहीं चेक कर पा रहे, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे और वैसे हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। मगर युन उनसे कहती है कि अगर मुझे इस लड़ाई में कुछ भी हो जाता है तो तुम लोग फौरन से यहाँ से निकल जाना, मेरे बाद अब पूरा सेक्ट तुम और यान दोनों मिलकर चलाना। मगर वो डिसाइपल कहता है कि ये हमारे खिलाफ कोई जाल हो सकता है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वहां जाएंगी तो ये लोग आपको जान से मार देंगे। जिस पर युन कहती है कि मेरे मास्टर के यहाँ मरने से बेहतर है कि मैं ही यहाँ पे मर जाऊं। इस तरह कम से कम हम लोग एक ही कुर्बानी देकर अपने पूरे सेक्ट को तो बचा सकते हैं। ये कहने के बाद वो बैटल ग्राउंड की तरफ आगे चली जाती है और एल्डर फेंग और एल्डर शेन के सामने खड़ी होकर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें यान के गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वाटरमेलन डीमंस उस छोटे डीमन के पीछे पड़े होते हैं और वहीं पे हम शुयान को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी के जरिए कुछ स्पिरिचुअल फ्लावर्स को प्लांट कर रहा होता है, जिन्हें देखकर यान कहती है कि मास्टर आखिर ये किस तरह के फ्लावर्स हैं जिन्हें आपने कल्टीवेट किया है, आखिर आपने आइस और फायर को एक साथ इस फ्लावर के अंदर कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो शुयान उसे बताता है कि मैंने इसके अंदर हर एक चीज को मैनुअली सेट किया है जिसके जरिए ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। ये सुनकर तो यान भी हैरान रह जाती है और कहती है कि अब मुझे समझ में आया, आप बस थोड़ी देर मेरे लिए वेट करें, मैं अभी आपके लिए एक नई स्पिरिचुअल टी बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो भागते हुए अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ शुयान कहता है कि ये स्पिरिचुअल फ्लावर और ये स्पिरिचुअल ग्रास कोई मामूली ग्रास नहीं है, इनके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग उन दोनों एल्डर्स को देखते हैं जो कि उस लड़की के सामने खड़े हुए थे और वो लड़की भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद होली मैसेंजर गुस्से में आकर कहता है कि चलो फाइट करो, इस तरह चुप क्यों खड़े हुए हो। ये सुनते ही युन काफी डर जाती है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर तेजी से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर जैसे ही वो हमला करती है तो उन दोनों एल्डर्स के सामने एक शील्ड आ जाती है, जिसकी वजह से युन उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाती। ये देखकर वो खुद भी हैरान रह जाती है। वो शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि युन
जुन उस पे हल्का सा क्रैक भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम एल्डर लुओ फेंग को देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए जी यून सेक्ट को बुलाता है तो जी यून सेक्ट आगे आ जाता है और फिर एल्डर शेन सोल गेट के मास्टर और डिसाइपल्स को आगे बुलाता है तो वो लोग भी आगे आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उन दोनों सेक्ट के लोगों से कहते हैं कि आज से तुम दोनों सेक्ट गुयून सेक्ट के साथ मर्ज हो रहे हो और आज से तुम्हें यही सेक्ट लीड करेगा। ये सुनते ही युन के होश उड़ जाते हैं और वो खुद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या ये दोनों सेक्ट गुयून सेक्ट का हिस्सा बन गए हैं। और दूसरी तरफ वो दोनों सेक्ट लोग एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं कि आज से हम लोग गुयून सेक्ट को ज्वाइन करते हैं और आज से हम लोग गुयून सेक्ट का हिस्सा होंगे। ये सुनकर युन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि इस तरह तो मेरी जान भी बच जाएगी और मेरा गुयून सेक्ट 3 रियलम में एंटर होने में भी कामयाब हो जाएगा। मगर वहीं पे खड़ा हुआ वो होली मैसेंजर कहता है कि क्या तुम तीनों सेक्ट एक साथ मिल रहे हो? क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? तुम्हें आपस में कंपटीशन करना है और तुम में से कोई एक ही 3 रियलम में जाएगा। अगर तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना तो फिर तुम लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। मेरा बाटियान सेक्ट तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये सुनकर तो युन बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए आगे आकर कहती है कि होली मैसेंजर आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्लीज हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो होली मैसेंजर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि तुम मेरे साथ बात कर सको। ये कहने की देर थी कि अचानक उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी आकर उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। जिसके बाद हमें एल्डर शेन को दिखाया जाता है। वो अपनी एनर्जी के जरिए उस होली मैसेंजर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर युन को एक जोरदार झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या इसने होली मैसेंजर को इतनी आसानी से मार दिया? तो एल्डर कहता है कि हाँ, वो असल में तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। उन लोगों की पावर्स को देखकर युन को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या ये सब लोग अपर वर्ल्ड से आए हैं? मगर एल्डर शेन उससे कहता है कि तुम अब टेंशन मत लो क्योंकि तुम अब 3 सेक्ट लीडर बन चुकी हो। और एल्डर लुओ फेंग कहता है हम लोग यहाँ पे नए हैं तो हमें यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और हम लोग तुम्हारा सेक्ट देखना चाहते हैं, चलो हमें रास्ता बताओ। ये सुनकर वो लड़की फौरन से खड़ी हो जाती है और उनके साथ भागते हुए आगे जाकर उन्हें अपने सेक्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि वहां पे अगर आप लोग उस तरफ जाओगे तो वहां हमारा मेन हॉल है और इस तरफ हमारा किचन है और यहाँ पे हमारा एक ट्रेजर पवेलियन है। जिसके बाद वो उन लोगों को हाथ का इशारा करके कहती है कि इस तरफ हमारा स्पिरिचुअल फ्लावर गार्डन है। जिस पर एल्डर शेन कहता है कि स्पिरिचुअल गार्डन, तुमने इसका नाम काफी अच्छा रखा है, फिलहाल के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की उनसे कहती है कि क्या आप लोग स्पिरिचुअल फ्लावर गार्डन जाओगे? वो जगह थोड़ी सी अजीब सी है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर वो लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और वैसे तुम हमें यहाँ पर लेकर आई हो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से हम खुद सब कुछ हैंडल करेंगे। ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं, जिस पर युन को उन पर शक होता है और वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं। ये कहने के बाद वो अपना एक ट्रेजर बाहर निकालती है जो कि एक मैजिक मिरर होता है। वो उस मैजिक मिरर के जरिए उस स्पिरिचुअल गार्डन का सीन देखती है जहां वो एक शख्स को जान के साथ देखती है, जिस पर वो कहती है कि आखिर ये बंदा कौन है। इतने में एल्डर लुओ फेंग और एल्डर शेन भी वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं कि एंसेस्टर, आपने जो काम हमें दिया था हमने वो कर दिया है। ये सुनकर युन को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या ये इनका एंसेस्टर है। और इतने में वहां पे यान भी आ जाती है और कहती है कि एंसेस्टर देखिए, मैंने आपके लिए नई स्पिरिचुअल टी बनाई है। ये देखकर तो युन को भी यकीन नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और इतने में शुयान जैसे ही उस मैजिक मिरर की तरफ देखता है वो मैजिक मिरर पूरी तरह से टूट जाता है, जिस पर युन को भी अब पसीने आने लगते हैं और वो कहती है कि ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि इसने अपनी एक नजर से ही मेरे पूरे मैजिक मिरर को तोड़ दिया है। आखिर इतने पावरफुल लोग मेरे सेक्ट में क्या कर रहे हैं? ये लोग यहाँ मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने तो नहीं आए? कहीं ये वही बिग डिजास्टर तो नहीं है कि जिसके बारे में मुझे मास्टर ने पहले बताया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो लोग सच में यहाँ पे मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और ऊपर
से वो 2 एल्डर्स जो कि उस हेवनली मास्टर को भी मार चुके हैं, वो 2 एल्डर्स भी उसके डिसाइपल्स हैं। और कहीं वो लोग मुझे तो नहीं मारने के लिए आए, ये कहने के साथ ही फौरन से चकरा कर वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर एक बटरफ्लाई आकर बैठती है, जिसकी वजह से वो फौरन से होश में आ जाती है। और होश में आते ही वो अपनी सिस्टर यान को अपने सामने देखती है, जिस पर यान उससे कहती है कि सिस्टर क्या हुआ आपको, मैंने देखा कि आप बेहोश पड़ी हुई थी, क्या किसी ने आप पे हमला किया है। यून बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो कपकपाते हुए कहती है कि यान तुम पागल हो गई हो, वो लीडर्स कौन थे जिनके साथ तुम बातें कर रही थी। इतने में उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि क्या तुम हमारे बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर यून पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे वो तीनों एल्डर्स खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो सब के सब उसे डीमंस की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। और सबसे बड़ा डीमन उसे शुयान लग रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा खौफ खा रही होती है और फौरन से वहीं पे ही गिरकर दोबारा बेहोश हो जाती है। ये देखकर शुयान कहता है कि लगता है तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा डर गई है। वो एक एनर्जी पिल उसके मुंह में डालता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से होश में आ जाती है। और होश में आते ही वो घुटनों के बल चलते हुए शुयान के करीब आ जाती है और कहती है कि इमोर्टल्स प्लीज मेरी सिस्टर की गलतियों को माफ कर दीजिए, ये बिल्कुल बेवकूफ है, मेरा गुयून सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, प्लीज आप इसे कुछ भी मत कीजिए। और दूसरी तरफ यान आ जाती है और कहती है कि सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं, प्लीज होश में आए। तो यान शुयान को बताती है कि असल में हमारे सेट का हेड वो इस दुनिया से जा चुका है, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर को एक सदमा लगा है। और शुयान यून के माइंड को फिर से रीड कर लेता है और यान कहती है कि मास्टर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सिस्टर को यहाँ से ले जाती हूँ, उसे आराम की जरूरत है। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है, जिस पर यून कहती है कि यान तुम नहीं जानती, जो मैं देख पा रही हूँ वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। और अगले सीन में हम लोग एक और सेक्ट को देखते हैं जहाँ पे एक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि आखिर उन सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई, उन लोगों ने हमारा हुक्म नहीं माना, मैं अभी जाकर उनके पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है कि हाँ जाओ और जाकर उन्हें बर्बाद कर दो, जिस पर वो मास्टर उस लड़की से कहता है कि क्या तुम इस कुर्सी पर बैठकर उन तीनों सेक्ट को कंट्रोल कर सकती हो। और वहीं पे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनकी लीडर होती है। वो कहती है कि जाओ और जाकर गॉड डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मान लेकर आओ। ये सुनकर वो मास्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या आप चाहती हैं कि हम लोग उस गॉड डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मान को इन बेवकूफ लोगों के ऊपर इस्तेमाल करें, इस तरह तो हमारा ये स्पेल बिल्कुल जाया हो जाएगा। तो वो कहती है कि हमें उन लोगों पर अपना हुक्म चलाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गुस्सा दिखाना ही होगा। और वहीं पे खड़ी हुई दूसरी लड़की कहती है कि हाँ मेरा ये स्नेक फायर विप भी काम आएगा। ये कहकर वो अपना फायर स्नेक विप भी बाहर निकालती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बाटियान सेट के 2 सर्वेंट्स को जो कि एक जगह झाड़ू लगाते हुए एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि क्या बाटियान सेट के लीडर को किसी ने यूं ही मार दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या अब 3rd लेवल का सेक्ट हम लोगों को यूं जाने दे सकता है। तो दूसरा बंदा कहता है कि तुम तो शुक्र करो कि तुम अभी भी जिंदा हो, हम लोगों ने इतनी ज्यादा कल्टीवेशन की और उसके बावजूद भी आज हम लोग यहाँ पे इस फर्श पर झाड़ू लगा रहे हैं, मगर शुक्र है कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं। तो फिर दूसरा बंदा कहता है कि क्यों ना आज हम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलें। ये कहने के बाद वो दोनों ही मान जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अचानक एक लड़की उनके सामने आती है और वो लड़का सीधा उससे जाकर टकरा जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि क्या हुआ हैंडसम, तुम मुझसे यूं क्यों टकराए हो। और फिर वो दूसरे बंदे को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वो फौरन से उस दूसरे स्वीपर के पास आ जाती है और उससे कहती है कि लगता है कि शायद यहाँ पे तुम किसी चार्ज पे हो। उस लड़की की खूबसूरती पर वो लड़का भी उसका दीवाना हो जाता है और कहता है कि मिस लिंग लिंग क्यों ना मैं आपको आगे तक छोड़ाऊं। ये कहने के बाद लिंग लिंग उन दोनों की तरफ मुस्कुरा कर देखती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये कहने के बाद लिंग लिंग वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम उन लड़कों को देखते हैं, उनकी बॉडी में अचानक से आग लगती है और वो लोग पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसे छोटे डीमन को जो कि दरख्त की एक टहनी के ऊपर सो रहा होता है। और दूसरी तरफ हम शुयान को देखते हैं, वो गार्डन में मौजूद उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस छोटे डीमन की आंख खुलती है और वो शुयान को देखकर कहता है कि मास्टर सुबह तक उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स को स्टडी कर रहा है। मेरे ख्याल से बेहतर तो यही होता कि मास्टर उस लड़की को ये काम देखकर खुद आराम से बैठकर चाय पीते।
ये कहने के बाद वो नीचे झांक कर देखता है तो हमें वही लड़की नीचे से आते हुए दिखाई देती है, जिस पर याया कहता है कि ये कौन आ रहा है। और दूसरी तरफ लिंग लिंग शुयान को देखकर कहती है कि फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। वो गुयुन सेट के फ्लावर गार्डन को देखकर कहती है ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे खड़ा हुआ ये बंदा, ये तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसकी सोल का टेस्ट इतना भी ज्यादा अच्छा होगा। चलो जरा देखते हैं, अगर इसे मारने के बाद इसका टेस्ट अच्छा लगा तो सच में आज का पूरा दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा। और क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है तो इसलिए मैं इसे एक बहुत ही अच्छी मौत मारूंगी। ये कहने के बाद वो अपने अम्ब्रेला को गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है, जिसके अंदर से कुछ स्पिरिचुअल बग्स बाहर निकलकर सीधा शुयान की तरफ जाते हैं। और वो लड़की कहती है कि जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो, मगर अचानक वो देखती है कि वो स्पिरिचुअल बग्स बीच में ही कहीं गायब हो जाते हैं और उनमें से सिर्फ ही शुयान की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वो लड़की खुद भी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि आखिर बाकी स्पिरिचुअल बग्स कहाँ चले गए। वो उन्हें हर तरफ तलाश करती है मगर वो कहीं भी नजर नहीं आते, जिस पर वो कहती है कि कौन है जो कि चुप कर उन पर अटैक कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि 2 फ्लावर तेजी से उन बाकी 2 बग्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें भी पकड़कर वापस जमीन के अंदर चले जाते हैं। और वो लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि इन फ्लावर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे बग्स पर यूं चुप कर हमला करने की। और दूसरी तरफ हम लोग याया को देखते हैं, वो उस लड़की को देखकर कहता है कि मैंने इस जैसी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। अगर ये इस गार्डन के अंदर चली भी गई तो ये वैसे भी मारी जाएगी। और दूसरी तरफ हम लोग शुयान को देखते हैं, वो एक फ्लावर को देखकर कहता है कि ये अभी भी वैसा नहीं है जैसा मैं इसे बनाना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे भी वहाँ से दूर उछाल देता है, जिसके बाद वो फ्लावर अपने आप ही जमीन के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ लिंगर उन फ्लावर्स को देखकर कहती है कि अब तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ गया है। ये कहकर वो दोबारा से अपना छाता गोल गोल घुमाती है और उसके अंदर से कुछ फायर ईगल्स बाहर निकलते हैं जो कि तेजी से शुयान की तरफ जा रहे होते हैं, मगर अचानक से कुछ रूट्स ऊपर आती हैं और वो उन ईगल्स को पकड़ लेती हैं। ये देखकर वो लड़की फिर से चौंक जाती है और कहती है कि इन फ्लावर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव करने की। और दूसरी तरफ शुयान बिल्कुल रिलैक्स होकर उन फ्लावर्स पर स्टडी कर रहा होता है, उसे उस लड़की की जरा भी परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ लिंगर परेशान होती है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। इतने में वो वाटरमेलन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर लिंगर को भी झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या ये तो एक वाटरमेलन है, तो इस वाटरमेलन ने ही मेरे उन सारे ही स्पिरिचुअल बीस्ट को मारा है। और हम देखते हैं कि वो वाटरमेलन उन सारे ही ईगल्स को हवा में ऊपर ले आता है जो कि रूट्स के साथ लिपटे हुए होते हैं और वो सीधा अपना मुंह खोलकर उन्हें अपने मुंह में डालने लगता है। ये देखकर वो लड़की खड़े होकर सिर्फ तमाशा ही देखते रह जाती है। और वो वाटरमेलन उन सारे ही बर्ड्स को खाने के बाद अपने मुंह से बहुत ही तेज आग उगलता है, जिसके बाद वो कहती है कि अच्छा ये तो सिर्फ एक मामूली सा वाटरमेलन है, ये भला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये कहकर वो अपना छाता गोल गोल घुमाना शुरू करती है और कहती है कि तुमने मेरे सामने मेरे स्पिरिचुअल बर्ड्स को मारा है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर वो उस पर अटैक करने की तैयारी करती है और हम देखते हैं कि वो लड़की अपने उस अम्ब्रेला को एक स्नेक विप में कन्वर्ट कर देती है और उससे सीधा उस वाटरमेलन पे अटैक करती है, जिससे वो सीधा जाके उसको हिट करता है। और इसी तरह वो लड़की उस पर जैसे ही दोबारा हमला करने वाली होती है तो वो वाटरमेलन हवा में ऊपर आ जाता है और उस पर अपने स्पिरिचुअल रूट से हमला करता है, जिससे वो लड़की बार बार बचती है, मगर वो वाटरमेलन कूदकर उस लड़की के बिल्कुल ऊपर आकर उसे अपने मुंह के अंदर दबोच लेता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। वो झटपटाते हुए उसे अपने सर से उतारने की कोशिश करती है, मगर वो वाटरमेलन उसके सिर से नहीं उतरता, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे फौरन से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारे अंदर ही उल्टी कर दूंगी। जिसके बाद हम शुयान को देखते हैं, वो यान की बनाई हुई स्पिरिचुअल टी को देखते हुए कहता है कि आखिर यान की इस स्पिरिचुअल टी में ऐसा क्या है जो कि मैं नहीं बना पा रहा। मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही तरीके से प्लांट किया है जैसे उसने मुझे बताया है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिंगर ने अपनी पूरी बॉडी में आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से वो उस वाटरमेलन को जलाने की कोशिश करती है, मगर वो वाटरमेलन उसके सर से चिमटा हुआ होता है, जिस पर वो गुस्से में आकर कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम पूरी तरह से जलकर राख हो जाओगे। ये कहकर वो उसे पूरी तरह से जलाना शुरू कर देती है, जिस पर वो वाटरमेलन उस लड़की को उल्टा ऊपर उठाकर हवा में बहुत ही ऊपर थ्रो कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से नीचे आ गिरती है, जिसकी वजह से याया की भी आंख खुल जाती है और वो कहता है कि ये बेवकूफ अभी भी यहीं पे है, पता नहीं ये क्या सोचकर यहाँ पे आई है। जिसके बाद हम दोबारा से उस लड़की को देखते हैं, उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है, मगर वो हंसते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, सच में बहुत मजा आया,
मगर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से जलाकर राख कर दूंगी। ये कहकर वो अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिसे देखते ही वो वाटरमेलन फौरन से वहाँ से खिसक जाता है और वो लड़की अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करती है। मगर हम देखते हैं कि शुयान के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, जिससे वो एनर्जी टकराते ही वहीं पे ही रुक जाती है। ये देखकर वो लड़की खुद भी हैरान हो जाती है और कहती है कि यहाँ पे ये शील्ड कहाँ से आ गई। और हम देखते हैं कि वो शील्ड उसकी एनर्जी को रिवर्स करके उसी पर ही अटैक करती है और उसे उठाकर वहाँ से बहुत ही दूर फेंक देती है। जिसके बाद हम लोग यान को देखते हैं, वो उस लड़की को उड़ते हुए तेजी से जाते हुए देख रही होती है। उसे लगा कि शायद ये कोई टूटता हुआ तारा है, जिसे देखते ही वो फौरन से प्रे करना शुरू करती है और प्रे करने के बाद वो शुयान के लिए एक और स्पिरिचुअल टी बनाकर ले आती है। इतने में वो वाटरमेलन फौरन से उसके कदमों में आ गिरता है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें भी ये स्पिरिचुअल टी चाहिए। ये कहकर वो टी उस वाटरमेलन के मुंह में डालती है, जिसकी वजह से उसकी जान में भी जान आ जाती है। और दूसरी तरफ शुयान वो उन फ्लावर्स को देखते हुए कहता है कि असल में इस स्पिरिचुअल टी को बनाने के लिए मुझे और भी ज्यादा नेचुरल ड्यू की जरूरत होगी, उससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ वो वाटरमेलन यान को सब कुछ बता रहा होता है कि वहाँ पे उस लड़की ने कैसे आकर उस पे हमला किया था। ये सुनकर यान उससे कहती है कि क्या एक फायर स्नेक विप से उसने तुम पे हमला किया। आखिर बाटियान सेक्ट के लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अगर उनकी गलती की वजह से मेरा ये फ्लावर गार्डन जल जाता तो फिर क्या होता। मैंने इतनी मेहनत से इस फ्लावर गार्डन को अपने हाथों से उगाया है, मेरी पूरी की पूरी मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाती। इतने में हम देखते हैं कि याया फौरन से उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम उस वक्त यहाँ पे नहीं थी। ये सुनकर यान कहती है कि आखिर उस लड़की ने हिम्मत भी कैसे की फायर स्नेक विप को यूज करने की। इस तरह वो मेरा पूरा गार्डन जला देती है और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी दोबारा नहीं उग पाता। और यहाँ पे अगर हमें कुछ उगाना होता तो उसके लिए हमें जिन जिनपेंग प्रोफाउंड ट्रेजर की जरूरत पड़ती, जो कि हमें जिन यू सेक्ट से लेना पड़ता। मगर वो भी इसे ठीक कर पाता या नहीं उसका भी कुछ मालूम नहीं। और तुम ही बताओ मैं इतना सारा यिन जिनपिंग कहाँ से लाती। तो ये सुनकर शुयान फौरन से उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम किसी यिन जिनपिंग का नाम ले रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, यिन जिनपिंग असल में एक स्पिरिचुअल ड्यू है, जो कि एक सिल्वर मिरर बोतल के अंदर होती है। उसकी मदद से हम इन फ्लावर्स के अंदर दोबारा से जान डाल सकते हैं और इनकी पावर को भी डबल कर सकते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग यान की एल्डर सिस्टर को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर के मेमोरियल टेबलेट के आगे रो रही होती है और उससे कहती है कि मास्टर प्लीज किसी को भेजिए जो कि इस सिचुएशन को बिल्कुल ही चेंज कर दे, क्योंकि मैं गुयुन सेक्ट का भार अकेले नहीं उठा सकती। ये कहकर वो उसके आगे रोने लगती है, मगर अचानक से बाहर कोई चीज आकर गिरती है, जिस पर वो लड़की बाहर आकर देखती है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि जमीन पर पड़ी हुई होती है। उसे देखकर वो उसे जैसे ही सीधा करती है तो वो कहती है कि ये तो बाटियान सेक्ट की एक लीडर है। उसे देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अगर मैं इस लड़की की जान बचाऊं तो शायद बाटियान सेक्ट की नजर में मेरी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो लोग मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट भी करेंगे। जिसके बाद वो अपने मास्टर को थैंक यू कहते हुए कहती है कि मास्टर आपने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मेरी हेल्प के लिए इसे भेज दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद तो मास्टर के मेमोरियल टेबलेट को भी एक जोरदार झटका लगता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 1 महीने से कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं डाली और आप लोग बार बार यही कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर बहुत ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई थी, जिसकी वजह से मैं इस पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच मैंने एक और चैनल बना लिया था जहाँ पे मैंने 1 महीने तक वीडियोस अपलोड की है। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप पिछले एपिसोड जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिल्वर मून सेक्ट की एक लड़की जिसका नाम लिंगलिंग था, वो शुयान पे हमला करने के लिए उस फ्लावर गार्डन पर जाती है। मगर उस फ्लावर गार्डन के कुछ प्लांट्स उसकी हालत खराब कर देते हैं और उसे उठाकर वहाँ से बहुत ही दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो लड़की युन को मिलती है तो युन को लगा कि शायद वो उसे बचाकर सिल्वर मून सेक्ट के आगे अपनी रेपुटेशन को बढ़ाएगी, जिसके बाद सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग काओ फैमिली के एक एल्डर को देखते हैं जो कि 2 एल्डर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। एक एल्डर उस पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक किए जा रहा था, मगर वो एक जगह बिल्कुल आराम से खड़ा होकर उसके सारे ही अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम अभी मेरे लेवल के नहीं हो, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
वो एल्डर अपना पूरा जोर लगाकर उस पर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, मगर वो उसके करीब तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। इतने में मोटा एल्डर उस दूसरे एल्डर का पंच पकड़ लेता है। ये देखकर वहाँ खड़ा हुआ एक तीसरा एल्डर उस पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने लाइटनिंग स्पेल्स निकाल लेता है, जिन्हें वो एल्डर काऊ के चारों तरफ फैला देता है और कहता है कि ये मेरी सबसे सुपीरियर टेक्निक है। जिसके बाद वो उन सारे स्पेल से एक साथ बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। मगर हम देखते हैं कि एल्डर काऊ बिल्कुल सेफ होता है, उसे हल्की सी भी खरोच नहीं आई होती और वो थर्ड एल्डर से कहता है कि ब्रदर टियान जियाओ, तुम तो मुझे हंसने पर मजबूर कर रहे हो, क्या ये है तुम्हारी ताकत? सच में अपर वर्ल्ड के इमोटर्स के सामने तो तुम्हारी पावर्स बिल्कुल फीकी पड़ जाती हैं। यही वजह है कि हमें तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ मौजूद एल्डर मिंग शुई एल्डर काऊ से कहता है कि तुम 3 रियलम में एक बहुत ही खास रोल प्ले कर रहे हो, तुम सच में बहुत ही लकी हो। सुनकर एल्डर काऊ कहता है कि मेरी काऊ फैमिली हजारों सालों से है, मगर प्रिंसेस बाइशी के आने के बाद मेरा ग्रेड 3rd लेवल में चला गया। मगर जहाँ तक बात स्ट्रेंथ और डिग्निटी की है तो काऊ फैमिली का अब भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और वैसे भी हार मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। इतने में अचानक से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि आज से तुम्हारा सेक्ट हमारे सेक्ट के कंट्रोल में है। ये सुनकर एल्डर काऊ कहता है कि कौन है वहाँ पे? तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्डर लुवो फेंग और एल्डर शेन होते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि गोयुन सेक्ट, क्या भला गोयुन सेक्ट भी इस लायक हो गया है कि वो 4 रियलम में हमारे साथ बैठकर बात कर सके? लगता है कि अब इन्हें इनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी कि ये लोग किस लायक हैं। ये कहने के बाद एक एल्डर तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, जिस पर एल्डर फेंग फौरन से छुप जाता है और एल्डर मिंग शुई एल्डर शेन पर सीधा अटैक करता है और उसकी बॉडी को पूरा स्टोन में कन्वर्ट करने लगता है। मगर एल्डर शेन उसके अटैक को बिल्कुल रिवर्स कर देता है और उसको पकड़कर एक पहाड़ पर दे मारता है। ये देखकर सारे ही एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं और एल्डर टियान जियाओ कहता है कि एल्डर मिंग शुई तो इनकार्नेशन लेवल के बिल्कुल पीक पे है, उसके बावजूद भी इस बंदे ने उसे चाय में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका है। और दूसरी तरफ एल्डर मिंग शुई कहता है कि ये तो सिर्फ डेमो था, चलो अब फाइट शुरू करते हैं। ये कहने के साथ वो एल्डर शेन पर तेजी से हमला करने के लिए आता है। तो एल्डर शेन उसके अटैक को डॉज करके नीचे चला आता है, जिस पर मिंग शुई उससे कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो फिर मेरा सामना करो। ये कहकर वो जैसे ही पंच मारने वाला होता है तो एल्डर शेन उसका पंच पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है। ये कहकर एल्डर शेन फिर से उसे अपने एक ही हाथ से एक और पहाड़ पर दे मारता है, जिससे वो काफी इंजर्ड होता है। मगर वो हार नहीं मानता, इसी तरह वो दोबारा हमला करने के लिए आता है तो शेन उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे एक और डायरेक्शन पर उछाल देता है। एल्डर शेन उसके साथ इस तरह फाइट कर रहा था कि जैसे वो उसके सामने बच्चा हो। इतने में एल्डर टियान जियाओ एल्डर फेंग की तरफ देखता है, उसे लगा कि शायद वो आसान शिकार है तो उस पे हमला किया जाए। ये कहकर एल्डर टियान जियाओ फौरन से अपने लाइटनिंग स्पेल्स बाहर निकालकर एल्डर फेंग पे हमला करता है। वो सारे स्पेल्स एल्डर फेंग के चारों तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद एल्डर टियान जियाओ कहता है ये लाइटनिंग फॉर्मेशन 72 स्पेल्स के साथ कनेक्टेड है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। ये कहकर वो स्पेल से एक पावरफुल लाइटनिंग फॉर्मेशन से अटैक करता है। मगर हम देखते हैं कि एल्डर लुवो फेंग एक चुटकी बजाकर ही उन सारी फॉर्मेशंस को खत्म कर देता है और अपने यान जी लाइफ फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर एल्डर टियान जियाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे 10,000 लाइटनिंग स्पेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। और वो एल्डर फेंग से कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो एल्डर फेंग उसे बताता है कि तुम लाइटनिंग फॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इसे असल में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये कहकर वो एक बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे जमीन पे बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये देखकर एल्डर टियान जियाओ के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा तो सिर्फ यांग जिलाई ही कर सकता है। मगर ये यांग जिलाई कैसे हो सकता है? वो एल्डर फेंग से कहता है बताओ तुम हो कौन? मगर इतने में एल्डर काऊ वहाँ पे आकर कहता है कि ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर मेरे एंसेस्टर के आगे तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो तीनों ही एल्डर्स एक साथ एक जगह बैठ जाते हैं और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन होती है। और उस फॉर्मेशन के अंदर से हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत के उसने मेरे डिसेंडेंट को तंग किया। ये कहने के बाद उस फॉर्मेशन से एक जाइंट एल्डर बाहर निकल आता है, जो कि स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म में होता है। और एल्डर काऊ अपने एंसेस्टर से कहता है कि ये वो लोग हैं जो कि हम पे हमला कर रहे हैं। तो वो एंसेस्टर
एल्डर लुओ फेंग की तरफ देखता है और दूसरी तरफ एल्डर काओ उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों के पास अभी भी टाइम है, फौरन से अपनी हार मान लो वरना तुम लोग मारे जाओगे। ये कहने की ही देर थी कि उसका अपना एंसेस्टर एल्डर लुओ फेंग की तरफ देखकर हैरान हो जाता है और अपने ही डिसेंडेंट को अपने हाथ से पकड़कर हवा में ऊपर उछाल देता है और एल्डर लुओ फेंग के आगे झुककर कहता है कि प्लीज माफ कर दीजिए, आज की यंग जनरेशन को आपके बारे में तो पता ही नहीं। ये देखकर एल्डर लुओ फेंग और एल्डर शेन भी हैरान होते हैं और एल्डर लुओ फेंग कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो वो एल्डर काओ से कहता है लगता है कि आप मुझे भूल गए हैं, मैं आपसे आज से हजारों साल पहले मिला था जब आप हमारे सेक्ट में कोई चीज लेने के लिए आए थे। उस वक्त आपने मुझे किक मारकर एक बाथरूम में बंद कर दिया था। जिस पर एल्डर लुओ फेंग कहता है कि अच्छा तो वो तुम थे। शाओ गुजी सच में तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तो शाओ गुजी कहता है कि आप लोग सिल्वर मून सेक्ट में क्या करने आए हैं, क्या आपको कोई चीज चाहिए? ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सिल्वर मून सेक्ट की लीडर को देखते हैं जो कि एक जगह सिल्वर बोतल के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और वो कहती है कि अगर मैं कुछ देर और इस तरह कल्टीवेशन करती तो मेरा रियलम अपग्रेड हो जाता, मगर उसकी सिल्वर बोतल में एसेंस खत्म हो चुका होता है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इस एसेंस के सोर्स का पता लगाना होगा जिसके बाद ये एसेंस कभी भी खत्म नहीं होगा। इतने में हमें याया की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। उसकी आवाज सुनकर तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे याया शुयान के साथ आ चुका होता है और उन्हें देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये कौन है और ये मेरे इतना करीब पहुँच गया है और इसके बावजूद भी मैं इसकी ब्रीथ को फील क्यों नहीं कर पा रही। ये कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी शार्प आई टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करके एक बहुत बड़ा डोमेन बना देती है जिसमें वो शुयान को चारों तरफ से बंद कर देती है और फिर अपना एक क्लोन बनाती है जो कि शुयान पे हमला करने के लिए तेजी से उसके पास पहुंचता है। तो शुयान अपने ऑरा से ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पर वो लड़की भी हैरान रह जाती है और उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे एक साथ बहुत सारे क्लोन्स क्रिएट कर देती है जो कि शुयान पे हमला करने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करते हैं मगर उसके ऑरा से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की कहती है ये नामुमकिन है, मेरी फोर्स फील्ड के अंदर कोई बंदा अपने आप को इस तरह डिफेंड कैसे कर सकता है, जरूर मेरी फॉर्मेशन की कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है जिसके बाद शुयान उससे कहता है कि ये एक क्लेरोवेंस आर्ट है, इसके जरिए तुम किसी के साथ भी अपनी थॉट्स शेयर कर सकती हो मगर तुम तो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही हो। ये कहने के बाद शुयान आसपास का बिल्कुल माहौल चेंज कर देता है जिस पर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि अचानक से मुझे ये सब कुछ रात जैसा क्यों नजर आने लगा है। वो शुयान से कहती है आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है और हम देखते हैं कि जमीन से फिर ही एनर्जी स्ट्रिप्स बाहर आ जाती हैं जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या ये सारी स्ट्रिप्स तुमने ऑफ की हैं या फिर ये सारी इसलिए ऑफ हुई है क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, मगर मैंने आज तक कभी भी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना। ये कहने के बाद शुयान उसके करीब आता है और उसे वहाँ पे वो सिल्वर बोतल नजर आती है। उन स्ट्रिप्स में से एक स्ट्रिप सीधा बोतल के अंदर चली जाती है और शुयान उससे कहता है कि मुझे उस जगह के बारे में बताओ। ये कहने के बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से यून को देखते हैं जो कि एक लकड़ी की ट्रॉली के अंदर लिन लिन को जख्मी हालत में उसके सेक्ट में वापस लेकर जा रही होती है और उसे कहती है कि आप घबराएं मत, मैं आपको जल्द से जल्द वहां पहुंचा दूंगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही उस सिल्वर मून पैलेस में पहुंचती है तो वो देखती है कि सब लोग पहले से ही अंदर मौजूद हैं और वो अंदर आते ही लिन लिन को उस ट्रॉली से गिरा देती है जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे आकर उठाती है। मगर हम देखते हैं कि उस पैलेस के अंदर पहले से ही शुयान, एल्डर फेंग और एल्डर शेन मौजूद होते हैं जिन्होंने सिल्वर मून सेक्ट पर पहले ही कंट्रोल कर लिया होता है और शुयान को वहाँ पे देखते ही लिंग लिंग भी हैरान हो जाती है। इतने में उसकी सीनियर सिस्टर आकर कहती है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, अब जाओ और जाकर आराम करो। ये कहकर वो उसे उठाकर अपने सेक्ट से बाहर फेंक देती है और फिर वो एल्डर शुयान के सामने आकर कहती है कि आज से हम लोग आपके सेक्ट के अंडर आएंगे। इतने में एल्डर लुओ फेंग उसे कहता है कि जरा इस लड़की से मिलिए, इसका नाम है युन और ये गुयुन सेक्ट की नई लीडर है। ये सुनकर सब लोग युन के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज से हमारा सेक्ट गुयुन सेक्ट के अंडर आएगा और आप ही हमारी लीडर होंगी। ये सुनकर तो युन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अचानक से ये सारे सेक्ट गुयुन सेक्ट के अंडर क्यों आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सिल्वर मून सेक्ट की लीडर शुयान से कहती है कि अगर आपको ये सिल्वर बोतल पसंद है तो आपको इसके लिए 5th लेवल लैंड में जाना होगा।
क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली जिन ड्यू एसेंस है और ये सिर्फ और सिर्फ 5th लेवल लैंड में ही उगता है। इस चीज को कांजियाओ कहते हैं जो कि हिरन के ब्लड में पाया जाता है। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5th लेवल लैंड का सफर करना होगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक मास्टर को देखते हैं जो कि 8 हेक्साग्राम फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस हेक्साग्राम फॉर्मेशन को देखते ही वो मास्टर भी परेशान हो जाता है और कहता है कि इसे तो प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल होगा। और वहीं पे एक दूसरा मास्टर होता है जो कि उससे कहता है कि क्या हुआ, जल्दी से करो। जिस पर वो मास्टर कहता है ठीक है, मुझे अब पूरी कोशिश करनी होगी, मुझे गुयोन सेट के मैटर के बारे में अच्छे से मालूम करना होगा। ये कहने के बाद वो फॉर्मेशन को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो वो फॉर्मेशन अपने आप ही रोटेट होना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उसके अंदर एनर्जी आना शुरू होती है तो उससे वो एनर्जी एकदम रिलीज होकर उन एल्डर्स को जा लगती है। जिस पर वो मास्टर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 8 हेक्साग्राम और 5 एलिमेंट की कैलकुलेशन गलत हो गई है, क्योंकि मुझे उस 5th लैंड में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, वहाँ पे तो सिर्फ खुला आसमान था। कहीं ये सब कुछ उस स्काई डिफाइंग लाइनेज की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें तो मालूम है कि वो एक ना एक दिन हेवन से वापस आना है। तो दूसरा मास्टर उसे कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो तो आज से हजारों साल पहले ही पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका था। ये सुनकर फर्स्ट मास्टर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उस फर्स्ट लैंड से आज तक कोई एक मॉस्किटो भी जिंदा वापस नहीं आ पाया, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उनमें से कोई बचकर भाग गया हो, इसलिए हमें वहाँ पे जाकर खुद ही देख लेना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये सुनकर सेकंड मास्टर कहता है कि अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, मगर वहाँ बैठा हुआ एक एल्डर उनसे कहता है कि वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही वहाँ पे जीजी ने अपना कंट्रोल कर लिया था। 10,000 साल पहले की वार में मैं बहुत ही ज्यादा लकी था कि मैं उसके साथ इनकाउंटर कर सका था। ये सुनकर दूसरा मास्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग वहाँ पे जाकर खुद से क्यों नहीं देख सकते। ये सुनकर वो एल्डर कहता है मैंने कुछ लोगों को वहाँ पे भेजा था, वो लोग अभी तक वापस आ गए होंगे, चलो उन लोगों से ही पूछ लेते हैं। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो मास्टर अपनी 8 हेक्साग्राम फॉर्मेशन को वापस अपने पास रखकर उन लोगों से पूछता है कि मुझे बताओ, क्या तुम लोगों ने उनमें से किसी को गिरफ्तार किया है। तो वो सारे डिसाइपल डरते हुए कहते हैं कि मास्टर, हम लोगों ने उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो सब के सब मर चुके हैं। ये सुनकर एल्डर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा, सच में तुम लोग अपना काम करने में बहुत ही माहिर हो। मगर वो डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर, हमने उन्हें नहीं मारा, बल्कि जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरा का पूरा गुयोन सेक्ट गायब हो चुका है। ये सुनकर तो सभी मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये 3rd लेवल सेक्ट कहाँ चला गया, आखिर कोई सेक्ट अचानक से इस तरह कैसे गायब हो सकता है। तो फर्स्ट मास्टर कहता है कि जरा मुझे चेक करने दो। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी हेक्साग्राम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और चेक करने की कोशिश करता है कि गुयोन सेक्ट इस वक्त कहाँ है, मगर वो देखता है कि उसके 8 हेक्साग्राम फॉर्मेशन के अंदर भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, बल्कि उल्टा वो फॉर्मेशन रोटेट करते करते अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर फर्स्ट मास्टर कहता है कि क्या 3rd लेवल पर भी स्काई डिफाइंग लाइनेज ने कब्जा कर लिया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गुयोन सेक्ट पूरा का पूरा 5th लैंड में आ चुका होता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे वाटरमेलन मॉन्स्टर्स को भी दिखाया जाता है और एल्डर शेन और एल्डर फेंग अभी भी इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि कौन किसको मास्टर कहेगा। तो एल्डर लुओ फेंग कहता है कि मैं तुम्हारा पहले भी मास्टर था और इसलिए तुम्हें अब भी मुझे अपना मास्टर कहना चाहिए। इतने में हम लोग देखते हैं कि यान को कुछ नजर आता है तो वो फौरन से कहीं जाने लगती है और दूसरी तरफ हमें ज़ियोन सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक पिलर पर एक जेट ड्रैगन बना रहा होता है और इतने में अचानक उसके पीछे एक वाटरमेलन मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है जो कि उसे खाने ही वाला होता है कि यान उसे फौरन से रोक लेती है और वो मास्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसके भी होश उड़ जाते हैं और यान गर्ल उस मॉन्स्टर से कहती है मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हारी जगह वहाँ दरवाजे पर है तो तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं आना। ये सुनकर वो वाटरमेलन अपना मुंह लटकाए हुए उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सारे के सारे वाटरमेलन वापस से जमीन के अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर याया कहता है कि
किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फिफ्थ लैंड के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक होंगे कि किसी को पता लगने से पहले ही वो उस पे हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि ये स्पिरिचुअल फ्लावर भी बिल्कुल इन्हीं की तरह ही है। ये लोगों की बातों को बहुत ही आसानी से समझ भी जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जो कि अपना मुंह लटकाए खड़ी होती है और वो कहती है कि मास्टर, आपने कभी अपने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा कि ज़ियुन सेक्ट और मूनलाइट दोनों हमारे साथ एक कोलिग बनकर हमारे सेक्ट में काम करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि या शुयान से कह रहा होता है कि यहाँ आने से पहले तो लोग कह रहे थे कि फिफ्थ लैंड तो बहुत ही खतरनाक जगह है, मगर जरा देखें आपके यहाँ आने के बाद ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई है। ये पूरा का पूरा इलाका अब एक ट्रेजर से कम नहीं। इतने में शुयान सामने देखता है तो उसे बहुत सारी कलरफुल एनर्जी स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं और जंगल में भी बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। एक लड़का बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए भागते हुए वो की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए होते हैं। और वो लड़का भागते भागते सीधा शुयान के सामने आ गिरता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। और शुयान अपने मजे मजे से चाय पी रहा होता है और दूसरी तरफ वो सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए सीधा उनके पास आ पहुँचते हैं। इतने में एल्डर लुओ फेंग वो अपने यंग जिलाई फॉर्म में आ जाता है और अपनी एनर्जी से सारी स्पाइडर्स को हवा में ऊपर उछालकर उनको अपनी एनर्जी से पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। मगर वो टाइगर्स अभी भी तेजी से उसकी तरफ आगे आ रहे होते हैं तो शुयान यान गर्ल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर यान फौरन से आगे आती है और वो व्हाइट टाइगर्स जैसे ही लुओ फेंग पे हमला करने वाले होते हैं तो यान गर्ल फौरन से तालियां बजाती है और कहती है कि चलो बाहर आ जाओ, अब बाहर आने का टाइम हो चुका है। ये कहने की देर थी कि वो वाटरमेलन मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और उन टाइगर्स को अपने मुंह में दबोच कर निकल जाते हैं। ये देखकर याया कहता है कि मास्टर, आप तो सच में बहुत ही कमाल हैं। आपने इन वाटरमेलन प्लांट्स को एक वार ऑफ गॉड में कन्वर्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि एक झटके में ही इन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। और इतने में यांग जिलाई उसे अपनी एनर्जी से पकड़कर हवा में ऊपर ले आता है, जिस पर वो लड़का उनसे कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं भी इन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर यहाँ भागते हुए आया हूँ। आज सुबह सुबह ही जब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक सेक्ट आया है तो मैं खुद देखने के लिए यहाँ पे आना चाहता था और मैं आपको एक गिफ्ट के तौर पर एक वो काऊ स्पिरिचुअल ग्रास देना चाहता था, मगर रास्ते में ये मॉन्स्टर्स मेरे पीछे पड़ गए और मैं भागते भागते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। ये स्पिरिचुअल ग्रास हमारे फिफ्थ लैंड की सबसे खास स्पिरिचुअल ग्रास है। जो भी बंदा इसे खाएगा उसका कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड हो जाएगा। इतने में शुयान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके देखता है कि उस लड़के के पीछे बहुत सारी कलरफुल एनर्जी स्ट्रिप्स होती हैं, जिस पर शुयान उससे कहता है कि लगता है कि तुम स्पेशली हमसे ही मिलने के लिए आए हो। और दूसरी तरफ एल्डर लुओ फेंग उस स्पिरिचुअल ग्रास को लेता है और कहता है कि तो तुमने इस स्पिरिचुअल ग्रास का इस्तेमाल करके सारे ही मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और वो दिल ही दिल कहने लगता है कि इन लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़का एक पपेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमें उसकी कहीं से आवाज सुनाई देती है। वो उन लोगों से कहता है कि आखिर मैं इस स्पिरिचुअल ग्रास से उन सभी मॉन्स्टर्स को किस तरह अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ये काफी टाइम से यहाँ पे रह रहा है। और फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा था। वो कहता है कि ये लोग तो सच में काफी इंटरेस्टिंग हैं। मैं इन लोगों को सरप्राइज नहीं कर पाया। इतने में एल्डर शेन उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज वापस करता हूँ। ये कहकर वो उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे हम देखते हैं कि एक एनर्जी स्ट्रिप एल्डर लुओ फेंग की बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। मगर अगले ही सीन हम देखते हैं कि वो लड़का उस जेड पिलर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे हंसते हुए कहता है कि सच में तुम लोग काफी इंटरेस्टिंग हो, आज से पहले मुझे कभी भी इतना मजा नहीं आया। तो एल्डर शेन उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो एल्डर लुओ फेंग कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं। ये कहने के बाद एल्डर लुओ फेंग फौरन से अपने यंग जिलाई फॉर्म में उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इतने में दूसरी तरफ एल्डर शेन भी उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो पूरा पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर वो मास्टर भी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरा जेट पिलर तोड़ दिया है।
और दूसरी तरफ वो लड़का अभी भी जिंदा होता है और वो कहीं से उनसे बात करते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया, अब मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो एल्डर्स कह रहे होते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही अजीब सा है, इसे तो मारना बहुत ही मुश्किल है। मगर दूसरी तरफ शुयान कहता है कि ये लड़का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो एल्डर शेन की तरफ देखता है। उसके फोरहेड पे वो स्पिरिचुअल स्ट्रिप लगी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक एल्डर को जो कि 8 हेक्साग्राम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके 5th लेवल लैंड में गुयुन सेट को देखने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इसे देखने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। मगर अचानक उसे कुछ दिखाई देता है जिस पर वो कहता है कि ये आदमी कौन है और इतने में देखते देखते उसकी फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो एल्डर पीछे हट जाता है। जूनियर भी उसके पास आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि मुझे बस इतना पता चला है कि हमारे यूजी किन को जिसने डिस्ट्रॉय किया है वो 5th लेवल लैंड में है, इसके अलावा मुझे वहाँ पे कुछ और नहीं दिखा। अब हमें उसका काम तमाम करने के लिए वहाँ पे जाना होगा इससे पहले कि वो कहीं भाग न जाए। अगले सीन में हमें एक स्टोन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप ही चमकने लगता है और वो लड़का जिसे एल्डर शेन और एल्डर लुओ फेंग ने मिलकर मारा था वो जख्मी हालत में वहाँ पे आता है और उस स्टोन के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि उस एल्डर की लाइटनिंग पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। और दूसरी तरफ उस व्हाइट एल्डर ने तो मेरी मेरिडियंस को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। वो उस स्टोन से कहता है कि चलो अब उठ जाओ, मगर वो स्टोन नहीं जागता, जिस पर वो लड़का उससे दोबारा कहता है कि तुम अगर ऐसे ही सोते रहे तो मैं तो मर जाऊंगा, चलो फौरन से उठो। ये कहने के बाद अचानक से उस स्टोन से ग्रीन एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी एनर्जी उस लड़के की बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो लड़का फिर से पहले जैसा हो जाता है। इतने में वो स्टोन दोबारा से चमकने लगता है तो वो लड़का उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में हमारे 5th लैंड में एक नया सेक्ट आया है तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था और साथ में मैंने कुछ मॉन्स्टर्स को भी वहाँ पे भेजा है, मगर बदकिस्मती से उन वाटरमेलन डीमंस ने उन मॉन्स्टर्स को कच्चा चबा दिया। सच में वो लोग बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। मगर इतने में वो स्टोन उस लड़के से कुछ कहता है तो वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग फर्स्ट ऑर्डर से आए हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आज से पहले मैंने जिससे भी फाइट की है ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर ये लोग सुपीरियर हैं तो फिर ठीक है, इस तरह तो इनके साथ फाइट करने में अब और भी ज्यादा मजा आएगा। मगर अचानक से वहाँ पे 2 वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि उस लड़के को देखते ही कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, इसलिए तुम बीच में मत आना। ये कहने के बाद एक वॉरियर उस लड़के पर हमला करने के लिए तेजी से ऊपर चला जाता है, मगर जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो अचानक से वो वहीं पे ही रुक जाता है क्योंकि ब्लड रूट्स उसकी बॉडी के अंदर घुस चुकी होती हैं। ये देखकर उसका अपना साथी भी हैरान रह जाता है और वो लड़का उस वॉरियर से कहता है कि आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि 5th लैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए? अपने साथी को मरता देखकर दूसरा वॉरियर उसे बचाने के लिए तेजी से उस लड़के पे जाके हमला करता है, मगर इससे पहले कि वो हमला करता वो लड़का कुछ और ब्लड रूट्स को बाहर निकालता है जो कि उस दूसरे वॉरियर को भी पकड़ लेती हैं और उनके चिल्लाने की आवाज दूर खड़े हुए कुछ वॉरियर्स को सुनाई देती है। तो वो लोग फौरन से वहां पे आ पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके 2 वॉरियर्स को रूट्स ने पकड़ा हुआ है और वो लड़का भी वहीं पे बैठा हुआ होता है और वो उन वॉरियर्स से कहता है कि क्या तुम्हारे सेक्ट के वॉरियर्स अब इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं कि वो लोग एक अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? मगर सच बताऊं तो मुझे इसमें बहुत मजा आया है। ये देखकर उन वॉरियर्स का लीडर कहता है कि सब लोग एक साथ 2 विंग्स फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। ये सुनते ही वो सारे वॉरियर्स एक साथ 2 विंग्स फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर वो लड़का कहता है कि तुम्हारी क्यान क्योन लियांगी सेक्ट के सारे मूव्स का मुझे पता है। तुम लोगों ने ये फॉर्मेशन जो यूज की हुई है मैं इसके बारे में भी जानता हूँ। ये मेरे हर किलिंग अटैक के बारे में तुम्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर देगी और फिर तुम लोग उसकी मदद से मेरे ऊपर काउंटर अटैक करोगे। सच में ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेशन है। मगर ये बातें सुनकर वो लीडर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता? क्योंकि ये तो हमारे लियांगी सेक्ट का एक सीक्रेट है। ये सुनकर वो लड़का कहता है मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, मगर बदकिस्मती से शायद तुम इतना कुछ नहीं जानते। तुम लोग अपनी 8 हेक्साग्राम फॉर्मेशन से लोगों की जासूसी करते हो ताकि तुम लोगों पर भारी पड़ सको, मगर जब बात लड़ने की आती है तो उस वक्त
सिर्फ पावर ही काम आती है। और जरा देखो तुम लोग इस वक्त कहाँ हो, ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से कुछ ब्लड रूट्स को बाहर निकालता है जो कि एक एक करके उन वॉरियर्स को मारना शुरू कर देती हैं। वो वॉरियर्स अपनी जान बचाकर भागते हैं मगर वो रूट्स उन्हें पकड़ लेती हैं और आखिर में वो लीडर बिल्कुल अकेला रह जाता है और वो देखता है कि उसके सारे साथी उसकी आंखों के सामने मारे गए हैं। और उस लड़के की पावर्स को देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर तुम हो कौन और ये पावर्स तुम्हारे पास कहाँ से आ रही हैं? ये कहने की ही देर थी कि वो लड़का फिर से ब्लड रूट्स क्रिएट करके उस वॉरियर को भी वहीं पे ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो स्टोन उन सब लोगों को एनर्जी फॉर्म में अपनी तरफ खींचकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो लड़का उस स्टोन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इतना खाना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने के लिए लाऊंगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक जंगल में दो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश थे क्योंकि उन लोगों ने अपने फ्लावर्स यान को बहुत ही अच्छे दामों में बेचे थे। एक वॉरियर कहता है मैंने अपना स्पिरिचुअल फ्लावर उसे 2 पिल्स के बदले में बेचा है, हमें इसे प्रैक्टिस करने के लिए यूज करना चाहिए। इसकी मदद से हम लोग इतने पावरफुल बन जाएंगे कि हम लोग किसी फोर्थ लेवल सेट को ज्वाइन कर पाएंगे। ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने भी 3 फ्लावर्स बेचे हैं और उनके बदले में मुझे 3 हाई क्लास के एलेक्सियर्स मिले हैं। ये कहने की देर थी कि अचानक एक एनर्जी अटैक उस वॉरियर से आके टकराता है जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। और उसके साथ मौजूद दूसरा बंदा कहता है किसने किया ये सब, कौन है यहाँ पे? इतने में वहाँ पे हमें कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। वो बंदा उन कल्टीवेटर्स को देखकर कहता है कि तुम लोग 5th लेवल लैंड के नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आकर लोगों को मार रहे हो, ये रूल्स के खिलाफ है। ये कहने के बाद वो वॉरियर उससे कहता है कि रूल्स तो हमारा लियांगी सेक्ट बनाता है। ये कहने के साथ ही वो बंदा उस वॉरियर पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जिसे रोकने के लिए एक मार्क्समैन आगे आ जाता है, मगर वो देखता है कि वो बंदा अचानक वहाँ से भागकर कहीं चला गया है। और हम देखते हैं वो बंदा भागते भागते गुयुन सेक्ट पहुंचने ही वाला होता है कि पीछे से वो वॉरियर उस पर एनर्जी अटैक करके उसे जख्मी कर देते हैं और वो शुयान के बिल्कुल कदमों के पास आकर गिरता है और उनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो वो यान गर्ल उसे देखकर कहती है अरे तुम फिर से आ गए और तुम्हारी ये हालत किसने की है? जिसके बाद लियांगी सेट के वो सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे जरा देखो तो सही, मैं तो काफी टाइम से देखना चाहता था, आखिरकार गुयुन सेक्ट 5th लैंड में आ गया है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने सेक्ट को शिफ्ट करने में इन्हें जरा भी दिक्कत नहीं आई होगी। और दूसरी तरफ वो यान गर्ल उनसे कहती है तुम लोग कौन हो और तुम किसी पर यूं बिला वजह हमला कैसे कर सकते हो? और तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर मेरे फ्लावर्स को कुछ भी हो जाता तो फिर क्या होता? क्या तुम लोगों ने एक मर्तबा भी इसके बारे में नहीं सोचा? ये सुनकर उन वॉरियर्स का लीडर कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, लगता है कि इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। वो एक वॉरियर से कहता है कि जरा जाओ और इसे सबक सिखाओ और ताकि इसे पता चले कि मेरे सामने किस तरह बिहेव करना चाहिए। ये कहने के बाद एक मार्क्समैन आगे आता है और उस लड़की को जैसे ही थप्पड़ मारने वाला होता है तो उसका हाथ अचानक एक जगह रुक जाता है जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है, अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहा था। और यान गर्ल शुयान की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बंद थी और वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। और देखते ही देखते उस बंदे का हाथ अपने आप ही पीछे जाकर उसके अपने लीडर के फेस पे लगता है, जिससे वो वहीं नीचे गिर जाता है और अपने वॉरियर से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझे क्यों मारा? इतने में हम देखते हैं कि उस वॉरियर की बॉडी में अचानक से आग लगना शुरू होती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। जिसके बाद शुयान अपनी आंखें खोलता है और उस बंदे से कहता है कि मिस्टर गुओ। ये सुनते ही वहाँ से कुछ वॉरियर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ये देखकर शुयान अपनी एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि उन भागने वाले वॉरियर्स को शुयान की एनर्जी पकड़ लेती है और एक एक करके वो सारे वॉरियर्स पूरी तरह से इरेज हो जाते हैं। ये देखकर उनका लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे मारना मत, मुझसे ज्यादा पावरफुल और भी वॉरियर्स हैं, अगर वो यहाँ पे आ गए तो तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। ये सुनते ही शुयान उसके सामने आ जाता है और कहता है कि उन्हें आने दो, जितने भी आ सकते हैं आ जाएं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान उस ग्रैंड एल्डर की टाइम एंड स्पेस कंट्रोल टेक्निक को रिवर्स कर देता है, जिसके बाद एल्डर लू फेंग उसका काम तमाम कर देता है और शुयान को उसका 8 हेक्साग्राम ट्रेजर भी मिल जाता है।
जिसके बाद एल्डर शेन कहता है कि मास्टर आपने इस 8 हेक्साग्राम को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। तो इतने में वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो कि कहता है कि अरे जरा एक मिनट रुको, इसे डिस्ट्रॉय मत करना, ये मेरा है। तो शुयान कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो हेवन डिफाइन लाइनेज वाले। ये सुनकर यून कहती है कि क्या ये हैविंग डिफाइन लाइनेज से है। इस लड़के ने तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा होगा। इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने बड़े बड़े एल्डर्स को भी नहीं छोड़ा। ये सुनकर वो लड़का कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अरे फिर इस तरह मजा कैसे आएगा? मगर दूसरी तरफ याया उससे कहता है कि लास्ट टाइम तुम लकी थे जो बचकर निकल गए, मगर इस मर्तबा तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा फनी हो, शायद तुम लोग नहीं जानते कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, यहाँ तक कि वो चीज जो तुम्हारे हाथ में है वो भी मेरी है। ये सुनकर एल्डर शेन कहता है कि हमारे मास्टर ने जो चीज अपने पास रख ली वो उसकी हो जाती है। ये कहने के बाद वो पलक झपकते ही उस लड़के के पीछे आ जाता है और उस पर जैसे ही अटैक करता है तो वो लड़का उसके अटैक्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर एल्डर शेन एक बहुत ही पावरफुल पाल्म अटैक करके उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक पपेट आ जाता है। और वो लड़का एल्डर शेन के पीछे आकर कहता है कि क्या तुम में बस इतना ही दम है? और वैसे भी अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से इरेज कर दूंगा। जिस पे एल्डर शेन कहता है कि ओ अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे किस तरह इरेज करते हो। ये कहने के बाद अचानक से एल्डर लुवो फेंग उस पर लाइटनिंग अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर एल्डर शेन कहता है कि एल्डर लुवो फेंग मेरी जगह छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। इतने में वो लड़का उनके बिल्कुल पीछे आता है तो एल्डर लुवो फेंग उस पर दोबारा से लाइटनिंग अटैक करता है, जिस पर वो लड़का बचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो एल्डर लुवो फेंग उसका पीछा करता है और उसके पास जाकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे उसकी बॉडी फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर फिर वो दोबारा से जिंदा हो जाता है तो एल्डर फेंग फिर से लाइटनिंग अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है और शुयान ये सब कुछ बिल्कुल गौर से देख रहा था। हम देखते हैं कि एल्डर लुवो फेंग बहुत ही तेजी से आकर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि शुयान देखता है कि उस लड़के के पैरों पे एक स्ट्रिप लगी हुई है और वो खुद ही अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एल्डर फेंग के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है। ये देखकर एल्डर शेन परेशान हो जाता है और कहता है कि इस लड़के को मारने के लिए तो हमें यहाँ मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। और दूसरी तरफ एल्डर लुवो फेंग कहता है कि ये कहीं 4th ग्रेड का ट्रू इमोर्टल तो नहीं है, क्योंकि इसे मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये हमेशा किसी न किसी चीज में बदल जाता है। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि सच में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर सीनियर यून भी परेशान हो जाती है कि मैंने इन लोगों को पहले भी कहा था कि ये लड़का हेवन डिफाइन लाइनेज से है, ये सिर्फ तबाही मचाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात सुनकर वो लड़का कहता है नहीं जरा एक मिनट रुको, तुमने मुझे समझने में गलती कर दी है, मैं ही असल में पूरा 5th लैंड हूँ। ये कहने के बाद शुयान देखता है कि उसकी बॉडी के साथ बहुत सारी स्ट्रिप्स कनेक्टेड हैं और एल्डर शेन उससे कहता है अगर तुम ये पूरा 5th लैंड हो तो मैं इसे पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये कहने के साथ एल्डर शेन दोबारा से उसकी बॉडी को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फौरन से एल्डर लुवो फेंग के आगे आकर खड़ा हो जाता है। इतने में वो लोग देखते हैं कि वो जमीन अचानक से हिलने लगी है, वहाँ मौजूद जितने भी पत्थर होते हैं वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर जाने लगते हैं और उन्हें अपने सामने बहुत ही पावरफुल ग्रीन ऑरा दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर यून बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो बहुत सारे स्टोन्स हैं, मगर एल्डर शेन कहता है इतने स्टोन्स तो मैं अपने एक पंच के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तुम क्या कहते हो लुवो फेंग? वो पीछे मुड़कर देखता है तो एल्डर लुवो फेंग वहाँ पे होता ही नहीं, क्योंकि वो तो उससे पहले ही उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऊपर जा पहुंचा था। ये देखकर एल्डर शेन कहता है कि इसे तो मास्टर के आगे खुद को बेहतर साबित करने का मौका चाहिए। ये कहने के बाद एल्डर शेन खुद भी ऊपर आ जाता है और एल्डर लुवो फेंग से पहले ही वो एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करके उन सारे ही स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़का दूर खड़ा हुआ होता है और उसके बावजूद भी वो उस एनर्जी से उड़कर दूर जा गिरता है। और यहाँ पे एल्डर शेन एल्डर लुवो फेंग से कहता है कि अरे सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे एक अटैक से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये कहने की देर थी कि एल्डर लुवो फेंग एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं एक लाइटनिंग अटैक उस लड़के के ऊपर आकर गिरती है जो कि एल्डर शेन पर हमला करने ही वाला था, मगर एल्डर लुवो फेंग ने उसे बचा लिया था। मगर वो लड़का अभी भी जिंदा होता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग शायद नहीं जानते, ये पूरी दुनिया हेवन के कंट्रोल में है,
जिसका मतलब ये है कि तुम लोग चाहे जितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। जिसका मतलब तुम लोग समझ लो कि तुम लोग मेरी इस मुट्ठी में हो और तुम कहीं भी नहीं जा सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस स्टोन की पावर अचानक से बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से रेड हो जाता है। जिसके बाद उस लड़के की बॉडी भी अपने अंदर से बहुत ही पावरफुल रेड ऑरा रिलीज करती है और हमें दिखाया जाता है कि जंगल से बहुत सारी ब्लड रूट्स बाहर निकल आती हैं, जिन्हें देखकर एल्डर शेन वहाँ से हटने की कोशिश करता है, मगर वो ब्लड रूट उसे पैरों से आकर पकड़ लेती है। जिसके बाद वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाता और दूसरी तरफ एल्डर लुओ फेंग वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर वो रूट्स उसे भी आकर पकड़ लेती हैं। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़के ने उन दोनों की पावर्स को ब्लॉक कर दिया हो। उसके बाद शुयान देखता है कि उन दोनों की बॉडी के साथ एक स्ट्रिप कनेक्टेड है जो कि सीधा उस लड़के के हाथों में जा रही है। और एल्डर शेन लुओ फेंग से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम एक थंडर अटैक क्यों नहीं करते। इतने में हम देखते हैं कि शुयान अपनी एनर्जी से एल्डर लुओ फेंग की बॉडी से उस स्ट्रिप को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे उसकी पावर फिर से अनलॉक हो जाती है और एल्डर लुओ फेंग एक बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वो उस लड़के को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। और फिर एल्डर लुओ फेंग एल्डर शेंग से कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम टेंशन मत लिया करो और तुम गौर से देखा करो कि तुम्हारा टीचर किस तरह के मेथड यूज करता है। ये सुनकर एल्डर शेन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और अपना पंच जमीन पे जोर से दे मारता है, जिस पर एल्डर लुओ फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे वो लड़का एक दरख्त से बाहर निकल आता है और कहता है कि लगता है कि अब मुझे इनके साथ बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा। वो एक दरख्त के पीछे से छुपकर उन सब लोगों को देख रहा था और हमें दूसरी तरफ उसका वो स्टोन दिखाया जाता है जो कि अब अपने सारे कलर्स चेंज कर रहा होता है, यानी कि वो अब अपनी सारी ताकत का एक साथ इस्तेमाल करने वाला था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लड रूट्स बाहर निकल आती हैं, जिन्हें देखते ही शुयान अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। और यून कहती है कि इस लड़के ने तो पूरे फिफ्थ लैंड को इन ब्लड रूट्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्या ये अपनी सारी ताकत एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद यान कहती है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त मूव है, इसको तो हम लोग स्पिरिचुअल ग्रास को प्लांट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसके लिए हमें इस पर अपना पूरा फोकस करके इसे स्टडी करने की जरूरत है, जिसके बाद हम लोग इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि यान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम इस कंडीशन में भी अभी स्पिरिचुअल ग्रास को उगाने के सोच रही हो। ये सुनकर यान उससे कहती है अभी एंसेस्टर तो हमारे साथ हैं, तो फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। और बाहर खड़ा हुआ वो लड़का देखता है कि उसकी वो रूट्स शुयान का बैरियर नहीं तोड़ पा रही, जिस पर वो कहता है लगता है अब पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत एक साथ इस्तेमाल करके एक साथ बहुत सारी ब्लड रूट्स को इस्तेमाल करता है जो कि शुयान के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती हैं। और दूसरी तरफ एल्डर लुओ फेंग और एल्डर शेन वो भी उन ब्लड रूट से बचते हुए उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं ही हेवन पावर हूँ, इसलिए तुम लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ मौजूद हर एक चीज पर मेरा कंट्रोल है। यूँ समझ लो कि ये पूरी दुनिया मेरी वजह से ही एग्जिस्ट करती है। उस लड़के ने उन रूट्स के जरिए शुयान के बैरियर को चारों तरफ से कवर कर लिया होता है और शुयान देखता है कि उसकी बॉडी के साथ बहुत सारी एनर्जी स्ट्रिप्स कनेक्टेड हैं। जिसके बाद शुयान अपने एक ही फिंगर के अटैक से उन सारी ही ब्लड रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि ये क्या पावर है। शुयान हवा में बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उसके सामने खड़ा होकर उस पर मल्टी शॉट टेक्निक से अटैक करता है। ये देखकर वो लड़का भी चौंक जाता है, क्योंकि वो सारी शॉट्स बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आती हैं और उसकी एनर्जी स्ट्रिप्स को काटना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उसका स्टोन के साथ अब कनेक्शन टूटने लगा था। और देखते ही देखते शुयान उन शॉट की मदद से उसकी सारी स्ट्रिप्स को ही काट देता है। जिसके बाद वो लड़का बहुत ही जोर से आके जमीन पे गिरता है और जब वो ऊपर उठता है तो वो कहता है कि मैं इस वर्ल्ड को फील क्यों नहीं कर पा रहा। तो शुयान कहता है कि मैंने तुम्हारा कनेक्शन इस वर्ल्ड के साथ इरेज कर दिया है। ये सुनकर वो लड़का भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास किसी तरह की हेवन पावर नहीं है। ये सुनकर शुयान कहता है कि हेवन पावर, ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।